वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो पेरेंट्स मीटिंग है इंटरमीडिएट के पेरेंट्स के लिए रखी गई है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ग्रुप्स के पेरेंट्स के लिए रखी गई है। हमारे पास 150 गर्ल्स हैं, लेकिन अभी बहुत कम तादाद यहाँ पर मौजूद है पेरेंट्स की। जो आए हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उनको अपने बच्चों के कैरियर या उनके रिज़ल्ट को लेकर कितनी दिलचस्पी है। अब जो पेरेंट्स नहीं आए हैं या फिर लेट आएंगे, जो भी हो, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में कितनी उनको फ़िक्र है। मैं इसको अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा तफसील से भी मैं बोलूँगा। हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका मंशा ये है कि आज जो पेरेंट्स किसी वजह से नहीं आए हैं उन तक भी ये हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो है उन तक पहुँचे और उनको पता चले कि क्यों ज़रूरी था पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स का शरीक होना। तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा टाइम टेबल से। इंटरमीडिएट का जो टाइम टेबल है, जो एग्ज़ामिनेशन होता है हर साल, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू हो जाता है और इंटरमीडिएट के 11 डेज़ एग्ज़ाम चलने के बाद फिर 10th क्लास का शुरू होता। लेकिन हम जानते हैं कि अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, गुज़िश्ता 2 सालों से ये लोग बग़ैर एग्ज़ाम के प्रमोट हो रहे थे। इस साल का जो बैच है, अब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम रखा गया था। और आपको शायद इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम रखा गया था उसमें फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो पूरे स्टेट में वो 50% से भी कम था। लेकिन अलग वजह से इस कॉलेज का जो रिज़ल्ट था वो मोर देन 80% था। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी कम था। तो इस बात को देखते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कुछ इक़दाम किए हैं। पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम दिया है। यानी जो एग्ज़ाम हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो शुरू होता था, अब उन्होंने वो एग्ज़ामिनेशन को 20 अप्रैल से कर दिया है। यानी आलमोस्ट 1.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम बढ़ा दिया। वरना कॉलेजेस में जो पढ़ाई है वो फरवरी में ख़त्म हो जाती थी और मार्च के 2-3 तारीख से उनका पब्लिक एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाता था। तो अब जो यहाँ पर टाइम टेबल दिखाया जा रहा है, ये पहला एग्ज़ाम होगा 20 अप्रैल को, जो उनका सेकंड लैंग्वेज है। अगर किसी का उर्दू है या किसी का अरबी है तो वो पेपर होगा थर्सडे 21। फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा 20 को, फिर 21 तारीख को सेकेंड ईयर वालों का उर्दू या अरबी का एग्ज़ाम होगा। अब 22 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा फर्स्ट ईयर के लिए। ये जो फर्स्ट ईयर का कॉलम है ये सेकेंड ईयर का कॉलम है। और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम रहेगा वो सेकेंड ईयर के लिए ये 23 को है। अब जो बॉटनी या पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 जिसको सिविक्स कहा जाता है वो 25 को होगा फर्स्ट ईयर का। इस तरह से जो डिटेल है, यानी 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होकर 6 पेपर्स होंगे। क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह, ये मॉडर्न लैंग्वेज वगैरह हमारे पास ये स्टूडेंट्स इसके नहीं हैं। तो
सबसे इम्पॉर्टेंट हमको ध्यान में रखना है कि 20 तारीख से इंटर का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए देने की गर्ज से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 1.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम दिया है। और अब कॉलेजेस को भी जो क्लासेस है वो बढ़ाना पड़ेगा, वरना मार्च में अप्रैल में कोई क्लासेस नहीं होते थे। तो अब तकरीबन 1.5 महीना और क्लासेस चलाना है हमको, यानी अप्रैल का, मार्च का जो महीना है वो भी पूरा चलाना है, और मई का महीना भी चलाना है। हो सकता है कि टाइमिंग्स को, क्योंकि 15 मार्च से हर साल गवर्नमेंट जो है धूप के बढ़ने से टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसकी वजह से उसका टाइम अर्ली मॉर्निंग से शुरू करके 1 बजे तक कुछ टाइमिंग में चेंजेस आएंगे, लेकिन क्लासेस चलेंगे। और एक बात हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमेशा मई के महीने में जो है छुट्टियां होती है, स्कूल को भी छुट्टियां रहती हैं। मई के महीने में जो टेम्परेचर रहता वो आपको अंदाज़ा है कि 43, 44, 45 तक पहुंच जाता। तो इसीलिए हमेशा मई के महीने में हमारे स्टेट में कभी भी पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस नहीं होते, 10th क्लास का हो या इंटर का हो या स्कूल के एग्ज़ाम्स भी हो, नहीं होते। स्कूल के एग्ज़ाम भी 15 अप्रैल तक ही हो जाते। अब भी लोअर क्लास के जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल तक ही, 4 अप्रैल से उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो 9th है, 8th है, 7th है, 6th है, जिसको होम एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है। यानी ऐसे एग्ज़ाम जो स्कूल में लिए जाते हैं, पेपर तो बोर्ड का होता है लेकिन स्कूल में लिए जाते हैं, इसीलिए उनको होम एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है। 10th क्लास और इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन को पब्लिक एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा ये वही लिखा हुआ होता है कि पब्लिक एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें इंटर फर्स्ट ईयर के भी करीब 6 लाख बच्चे रहते और इंटर सेकेंड ईयर के भी करीब 6 लाख बच्चे होते, और सबका पेपर जो है एक ही होता। तो मई का जो महीना है ये बहुत ही हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन अब हमको जो टाइम बढ़ाया गया है उसका ध्यान रखते हुए अर्ली मॉर्निंग में कॉलेज के आवर्स को रखना पड़ेगा, और उसको बच्चों को दोपहर से पहले छोड़ना पड़ेगा। इसका टाइम जो भी आएगा आपको हम इसको इतला करेंगे। तो हम और बच्चे ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना कि बच्चे जो है कंटिन्यू रहना, कॉलेज को आते रहना और उसकी तैयारी करते रहना। इसलिए कि इस साल भी जो है जून, जुलाई और अगस्त 3 जो महीने जो थे वो ऑनलाइन एजुकेशन के थे, और लास्ट ईयर आपको मालूम है जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको भी बग़ैर एग्ज़ाम के प्रमोट किया गया था। तो बग़ैर एग्ज़ामिनेशन के बच्चों को प्रमोट करने की वजह से बच्चे जो है पढ़ाई के का जहन नहीं है बच्चों का, एफ़र्ट लगाने का, मेहनत, बच्चों की आदत बिगड़ गई है 2 सालों से। जो पढ़ने की, मेहनत करने की, जुस्तजू करने की जो आदत है ये बच्चों की बिगड़ी हुई है। तो लिहाजा आदतें बनने के लिए आपको मालूम है 40 दिन अगर कोई अमल मुसलसल किया जाए तो वो एक कहा जाता है कि आदत बन जाती है। अब बच्चे 2 साल तक कमोबेश इसका शिकार हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो कॉलेज की जानिब से चलाए गए, लेकिन उसमें कितने बच्चे शरीक हुए और कितने नहीं हुए ये एक सवाल है। और जो बच्चे ऑनलाइन शरीक हुए, क्या वो फ़ोन ऑन करके बैठ गए सामने, या पढ़े भी नहीं पढ़े भी? चूँकि लेक्चरर्स जिस तरह जब बच्चे सामने होते हैं, चूँकि बच्चे भी बचपन से, यानी नर्सरी से अगर उनका स्कूल शुरू हुआ है तो बच्चे भी और टीचर्स भी वो इस बात के आदी थे कि बच्चे जब सामने होते हैं तो उनको पढ़ाने के आदी हैं, और बच्चे भी टीचर को या लेक्चरर को देखने के, फिज़िकली देखने के आदी हैं। तो इसकी कमी की वजह से सिर्फ वो बच्चों का फ़ायदा हुआ जो बच्चों में दिलचस्पी ज़्यादा है। जो तालीम में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं, उनको
पहचानने की अलामत ये होती है कि उनको पढ़ो बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि बाद वक़्त में तो अब बस करो, सो जाओ, बहुत देर हो गई, अब नींद ज़रूरी है, ऐसा बोलना पड़ता। तो ये वो बच्चे हैं जो तो ऐसे जो बच्चे हैं जो सेल्फ लर्नर्स रहते, खुद पढ़ने वाले जो बच्चे रहते, वो सिर्फ 5% ही रहते, बहुत कम बच्चे रहते। ज़्यादातर बच्चे ऐसे रहते जिनको बोलने की, तवज्जो करने की ज़रूरत रहती। ये बात हमको पता है, बहुत सारे वालिदैन को पता है कि किन के बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलने की नहीं बल्कि ज़्यादती की वजह से रोकने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे कौन से बच्चे हैं जिनको बोले बगैर किताब नहीं खोलते। वो वालिदैन को भी अंदाज़ा है कि उनके बच्चे कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि इस बार जो है एग्ज़ामिनेशन जो है डिले हो गया है ताकि टीचर्स को, लेक्चरर्स को पढ़ाने का मौका मिले और बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। इसका एक फ़ायदा ये, अभी तो सिलेबस जो है इंटरमीडिएट का, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, स्टूडेंट जो है रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन हमको बहैसियत पेरेंट्स चंद चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छे से और अच्छा आ सकता है। चूँकि इम्तिहान जो है बच्चों का, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है, जो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन जो होता है, इसीलिए उसको पब्लिक कहा जाता है कि इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। अगर किसी के पास नकली सर्टिफिकेट है या असली सर्टिफिकेट है, इसकी जांच जो है कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर ले सकता। बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो अगर एंटर करे तो मालूम हो जाता है कि यह सर्टिफिकेट असली है या नकली है। इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। तो जो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं ख़ास तौर से, अब 8th क्लास में आपका क्या ग्रेड था, 9th में क्या ग्रेड था, कोई भी नहीं पूछता। उसकी वजह ये है कि वो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन नहीं है। 10th क्लास हो, इंटर हो, डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इसका जो रिज़ल्ट है, ये सर्टिफिकेट एक बार जनरेट होने के बाद वो लाइफ लॉन्ग रहता, बल्कि हमारी लाइफ तक ही नहीं रहता। अब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनके सर्टिफिकेट ज़िंदा हैं। लाइफ सर्टिफिकेट की लाइफ जो है, कागज़ की लाइफ ख़त्म नहीं होती। अभी जब CA NRC आया था तो कागज़ के बारे में बहुत, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत चर्चा हो रहा था। उसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट की जो है अपनी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। ये बात अगर स्टूडेंट्स को और हमको पता चले तो अब हमारे में इम्तिहान की तैयारी करना और फिर इम्तिहान में जिस तरीके से परफॉर्म करना है, इसकी शक्ल ही बदल जाती, चूँकि ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो लिहाजा ये समझना चाहिए कि अब जो इंटर का एग्ज़ाम है ये ज़िंदगी में एक बार ही रहेगा, और उसका जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से सर्टिफिकेट आएगा, वो हमारी लाइफ तक नहीं रहेगा, बल्कि हमारी लाइफ के बाद हमारे जनरेशन्स को भी देखने का मौका मिलेगा। वो भी देखेंगे कि हम कितने मेहनती थे और हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। और फिर इसकी फ़ायदियत भी है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस भी है, इसकी अहमियत भी है। अहमियत कई तरीक़े से है। तो इसीलिए ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को, पब्लिक एग्ज़ामिनेशन को होम एग्ज़ामिनेशन, घर के एग्ज़ामिनेशन के तौर पर नहीं समझना चाहिए, उसको सीरियस लेना चाहिए। सीरियस का मतलब वो दवाखाने का सीरियस नहीं है। सीरियस का मतलब यह है कि उसको अटेंशन देना चाहिए, उसको तवज्जो देना चाहिए बच्चों के साथ, और भी हम तफसीलात में जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन को सीरियस लें। बच्चे भी सीरियस ले रहे नहीं ले रहे पता चलता। एक एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए कि कल दावत में जाना है, वो फ़लाँ की कल दावत है। आम तौर पर यहाँ तक देखने में आता है तजुर्बे में कि कल दावत है लेकिन बच्चे आज दावत में जा रहे हैं।
कल एग्ज़ाम है बच्चों का, लेकिन आज जो है दावत में जा रहे हैं। एक दावत जो है हमारी ख़ास तौर से मुसलमानों की जो दावत है, अल्लाह रहम करे, कितने घंटे की दावत होती है और खाना कब से शुरू होता है और खाने में क्या होता है, क्या वो हेल्दी फूड है, क्या वो सेहतमंद ग़िज़ा है, क्या उसका असर दूसरे दिन पे क्या पड़ेगा। ऐसे कई मैं बच्चों को देखा, क्योंकि यहाँ पे इंटर का सेंटर चलते रहता, तो कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती, दूसरे दिन वॉमिटिंग करते या मोशंस हो जाते। मैं पूछता हूँ क्या हुआ था, तो बोले साहब कल दावत में गए थे। मैं बोला किसकी दावत थी? आपके घर में, आपके घर की दावत थी? नहीं, सब जा रहे थे, तो घर में कोई भी नहीं छोड़े, तो इसलिए मेरे को भी लेके गए। मैं भी गई, मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन घर में अकेले नहीं छोड़ के जाते। बोले मैं भी गई थी दावत। मैं बोला दावत में कितने घंटे आप थे? तो बोले हम रात में 10 बजे गए। कब आए? 1 बजे रात में आए। 10, 11, 12, 1 रात में खाना कब खाया? बोले 11:30 बजे खाना खाया। अब वो बच्चे का दूसरे दिन एग्ज़ाम चले गया, ख़राब हो गया पूरा। वो बच्चे को वॉमिटिंग हो रहे खाने में। अब खाने में क्या है, सारी मोहब्बत दस्तरखान पे बताना है, वीडियो में आना है ना, फ़ोटोग्राफ में आना है, कौन किससे कितना मोहब्बत करता है। वो सच्ची मोहब्बत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी मोहब्बत है। अब वो डाल के खिला रहे, कर रहे, इजहार मोहब्बत कर रहे। बच्ची का दूसरे दिन इंटर। अब ये क्या हम बच्चों के इम्तिहान को सीरियस लिए? सीरियस का मतलब है कि तरजीह देना, इम्पॉर्टेंस देना, अहमियत देना, इसको कहते हैं। तो लिहाजा अभी जो है दूसरी बात इंटरमीडिएट में वो ये है कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है 30%। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो 30% सिलेबस अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनका काम चलेगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस को चैप्टर वाइज, मान लीजिए 12 चैप्टर थे, उसमें से 3 चैप्टर निकाल दिए, ऐसा नहीं हुआ। वो चैप्टर में से कहीं निकाल दिए। जैसा वो टेलर जो है कतरन करते वक्त में यहाँ से एक टुकड़ा निकाल दिया, वहाँ से एक टुकड़ा निकाल दिया, जैसा कतरन के पीसेस देखने से मालूम होता ना, तो वो सिलेबस भी जो है वो टेलर के कतरन की वजह निकाल दिए। थोड़ा यहाँ निकाल दिए, थोड़ा वहाँ से निकाल दिए, थोड़ा यहाँ से निकाल दिए। तो वो पढ़े बगैर बच्चों को चैप्टर समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग बच्चों को पूरा 100% पढ़ा रहे हैं ताकि उनको आगे चल के उसका नुकसान ना हो। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसको पढ़ना समझना ज़रूरी है, इसीलिए कि वो सिलसिला रहता, कंटिन्यूएशन रहता, ठीक है। और चॉइस भी जो है अब 50% चॉइस भी बढ़ा गया है ताकि बच्चों का एग्ज़ामिनेशन में परसेंटेज, क्योंकि गवर्नमेंट पैंडमिक में बच्चों को, पेरेंट्स को किसी किस्म का सपोर्ट नहीं करी। बहुत सारे स्टेट हैं, ख़ास तौर से केरला है और दिल्ली है, बच्चों को फ्री वाईफाई दिए, बहुत सारे जगहों पर बच्चों को टैब दिए गए और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तालीम में हमारी रियासत बहुत पीछे है, शराब में सबसे आगे है। हमारे KCR साहब बोलते हैं नंबर 1 स्टेट है, तो नंबर 1 स्टेट क्या में है? शराब की बिक्री में, शराब के सेल में, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जो आमदनी जनरेट होती है, उसमें नंबर 1 है। और भी दूसरे मामलात में हमारा स्टेट नंबर 1 होगा, लेकिन तालीम में नंबर 1 स्टेट हमारा नहीं है। तालीम में नंबर 1 स्टेट है केरला। वहाँ पर बच्चों को गवर्नमेंट हर किस्म की सपोर्ट करती, स्कॉलरशिप के ज़रिए से करती और बहुत सारे तरीक़ों से करती। तो अब यहाँ पर बच्चों को किसी किस्म के सपोर्ट नहीं मिली, तो लिहाजा अब हमको और बच्चों को अपने बलबूते पर ही काम करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब से फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हुए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर नहीं हैं और रोज़ाना कॉलेज को नहीं आते। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं जो इर्रेगुलर, जिनको कहा जाता है इर्रेगुलर, यानी कॉलेज को रोज़ाना नहीं आने की वजह से क्या नुकसान होता है, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। हमारे पास 10th क्लास में 2005 में एक रुबीना बेगम बोल के एक लड़की थी।
आप लोगों में से जानते हैं कोई वो लड़की को? सुने हैं कभी? अखबार वगैरह में काफ़ी चर्चा हुआ था। वो लड़की 600 में से 553 नंबर लाई थी, 553 मार्क्स लेकर आई थी। सिटी में उसका टॉप रैंक था। तो वो लड़की जो है एक बिल्कुल गरीब घराने की थी। आज वो ऑस्ट्रेलिया में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनके शौहर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका घर यहीं करीब में ही है। वो कभी कभी छुट्टियों पे वो लड़की आती है। तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, वो लड़की हमारे पास शायद 5th क्लास से 10th क्लास तक 6 साल पढ़ी हमारे पास। और वो लड़की जो है सेल्फ मोटिवेटेड लड़की थी वो, यानी उनके वालिदैन को ये बच्ची से फिक्र रहती थी। ना ये बच्ची बराबर खाती, ना ये बच्ची बराबर सोती, बस पढ़ाई पढ़ाई करती। वालिदैन को दूसरी किस्म की फ़िक्र करना पड़ता, बच्चे पढ़ रहे नहीं हमारे, लेकिन उनके वालिदैन को दूसरी किस्म की फ़िक्र थी। ये बच्ची कम सोती, कम खाना खाती, वो करती। जब वो बच्ची की रिपोर्ट जनरेट होती थी, देखते थे, तो ऐसा नहीं कि वो 10th में रेगुलर थी, बल्कि 5th क्लास से 10th क्लास तक 6 साल एक दिन भी एब्सेंट नहीं थी बच्ची को। आप अंदाज़ा करते कि बच्ची 5th क्लास से 6वीं में गए, 7वीं में गए, 8वीं में गए, 9वीं में गए, 10वीं में गई। लेकिन क्या आप ख़वातीन हैं, आप अच्छी तरह से ये बात समझ सकते हैं कि क्या कोई लड़की 100% डेज आ सकती है क्या? उसकी मिसाल जो है रुबीना बेगम थी। ऐसा एक ही बच्ची नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अभी हमारे स्कूल में तकरीबन 30-35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहते। उनका घरों का जहन, बच्चों का जहन ऐसी बना हुआ है कि वो लोग एब्सेंट नहीं रहते। मैं वो बच्ची से पूछता था कि तुम फरिश्ते तो नहीं है? जैसा फरिश्ते हैं उनकी ग़िज़ा, हमारी ग़िज़ा वैसी उनकी ग़िज़ा तो नहीं रहती, और ना बीमार पड़ते हो। तो मैं बोला तुम फरिश्ते तो नहीं है, बीमार नहीं पड़ते क्या? तो उन्होंने बोले कि सब बीमार तो होते, कभी सर में दर्द होता, कभी पेट में दर्द होता, कभी बुखार आ जाता, हुआ था। तो फिर बोले तुम घर में आराम नहीं करते क्या? तो बोले नहीं सर, मैं जो है टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर के पास जाती हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत चेंज होने लगती है तो मैं हमारे डॉक्टर हैं उनके पास जाती हूँ, जाके टैबलेट्स वगैरह ले लेके मैं स्कूल को इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं वो लड़की से पूछा फिर पढ़ते कब आप? बड़ा अच्छा जवाब है, हम सब के लिए काम का जवाब है। वो बच्ची बोली कि जब टीचर पढ़ाते जब भी पढ़ लेती हूँ मैं, यानी जब नल खुलता जब भी मैं बकेट भर लेती हूँ। नल बंद होने के बाद मैं बकेट लेके, घड़ा लेके, हमने नहीं खोले भाई, ज़रा हमारे से भूल चूक हो गई। अब तो लोगों के घरों में सम्प आ गए और भी बहुत सारे मोटरें वगैरह आ गए, वरना आज से 10 साल पहले तक ऐसे ही होता था कि जब नल का टाइम होता था तो वो घड़ों से, बकेटों से भर के हाउस में डालते थे, करते थे। शायद यहाँ पर जो भी ख़वातीन हैं उनको अंदाज़ा होगा ये बात का। तो नल जब आता था जब भी भरना पड़ता था, अगर नल का टाइम चलेगा तो पानी घर में स्टॉक नहीं रहता था। तो बच्ची का जवाब ये था कि जब टीचर पढ़ाते ना जब भी पढ़ लेती हूँ मैं। यानी बच्चे स्कूल को या कॉलेज को क्यों आते? अगर बच्चे खुद घर में पढ़ के समझ सकते तो उनको कॉलेज आने की ज़रूरत क्या है, स्कूल आने की ज़रूरत क्या है? घर में बैठ के भी तो एग्ज़ाम दे सकते ना। इंटर ओपन भी है, गवर्नमेंट क्या करी, जो किसी वजह से कॉलेज नहीं आ सकते उनके लिए ओपन इंटर भी रखी है, उसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी कि रेगुलर है। रेगुलर का मतलब ये है कि रेगुलर टू कॉलेज, जो कॉलेज को आके पढ़ने का इरादा करें हैं वो कॉलेज को आना। तो बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो नल की मिसाल है, जब लेक्चरर पढ़ाते जब ही हो जाती। अब घर जाने के बाद में क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, जिसको उर्दू में आमुख्ता बोलते हैं। रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? वो इसलिए रिवाइज करना है कि इंसान का जो जहन है, उसकी जो याददाश्त है, उसमें भूलने का मसला है और वो हमारे लिए खूबी भी है। अगर हम किसी चीज़ को
रिवाइज नहीं करते तो वो हमारे माइंड से डिलीट हो जाती। अभी देखिए, अगर खुदा अगर हमारे दिमाग को ये सलाहियत नहीं देता तो ये मोबाइल फ़ोन की अगर आप मिसाल लेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद में एक ऐसा स्टेज आ जाता कि वो मेमोरी फ़ोन की भर जाती, अब कोई नया मैसेज नहीं आता। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में इतनी सलाहियत दी है कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें रहते, जो रिवाइज़ हम नहीं करते, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हमारे माइंड से डिलीट होता रहता। ये कुदरत का बहुत बड़ी नेमत है। और नागवार यादों को भूल जाते हैं, खुशगवार यादों को याद करते हैं। जो हम अपने चीज़ों को दोबारा याद करते रहते वही याद रहते। तो इसीलिए घर जाने के बाद में बच्चों को रिवाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है। अगर वो रिवाइज़ नहीं करे तो 24 घंटे में उसका 80% हिस्सा भूल जाते। तो घर जाके उनको रिवाइज़ करना है, घर में पढ़ना नहीं है। अगर उन्होंने कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिए हैं तो कॉलेज को आना। ये बात बहुत बच्चों को और बाज़ वक्त में वालिदैन को भी समझ में नहीं आती। अरे क्या सर, 1-2-3 दिन नहीं है तो आसमान सर पे उठा दे रहे, नहीं आए फ़ोन आ करते, अरे तंग करते। अरे हमारे को मालूम है वो बच्चों को आना जाना, वो आप फिक्र छोड़ दो, हमारे को मालूम है हमारी फ़िक्र। क्या जवाब है ये जवाब को आप किस नज़र से देखेंगे? तो रेगुलरिटी, जो स्टूडेंट्स कॉलेज को रेगुलर रहते उनकी पढ़ाई क्लास में ही हो जाती। अब घर जाके रिवीजन करें तो उनका काम आसान हो जाता। और एक दूसरी चीज़ है, एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन नहीं आए, तो क्या होता, कंटिन्यूएशन चले जाता। यानी एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगता। अगर एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, तो कल क्या पढ़ाए थे आज समझ में नहीं आता, आज नहीं आए तो आज क्या पढ़ाए थे कल समझ में नहीं आता। तो इसीलिए रेगुलरिटी, रोज़ाना कॉलेज को आना, ये अच्छे रिज़ल्ट की ज़मानत है। दूसरी चीज़ है पंक्चुअलिटी, यानी कॉलेज का जो टाइम है 8:45 को रहना। अक्सर बच्चे रोज़ तकरीबन हमारे कॉलेज में 25 से 30 लड़कियां ऐसे हैं जो 9:15, 9:20 को आ रहे हैं। जब कॉलेज क्लास स्टार्ट हो जाता है, लेक्चरर जो है 9 बजे उनका लेक्चर शुरू हो जाता है। कोई बच्चे 9:01 को आते, कोई 9:02 को आते, कोई 9:03 को आते, कोई 9:04 को आते। जितने भी बच्चे लेट आते वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते। उन्हें खुद भी डिस्टर्ब होते, पूरे दूसरों को डिस्टर्ब करते। कैसा डिस्टर्ब करते? मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब लेट आने वाले वहाँ पर ठहर दे आगे, एक्सक्यूज़ मी सर बोलते। जैसे ही उन्हें एक्सक्यूज़ मी सर बोलते हैं, पूरे बच्चे पलट के उनको देखते, टीचर को देखने के बजाय उनको देखते। मैं भी क्या करता हूँ, अब मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मेरा जो फ्लो है, मेरे जो बात करने की रफ्तार है, ये भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, क्या बात है, वाई यू केम लेट टुडे, कल भी लेट आए थे, मेरे को 2-4 जुमले बोलना पड़ेगा। अब डिस्टर्ब, फिर आए, उसके बाद में क्लास शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद में एक्सक्यूज़ मी सर बोल के और एक बच्चे आगे ठहर जाते। ऐसा फर्स्ट पीरियड का आधा हिस्सा ऐसी लेट आने वालों से डिस्टर्ब होता। तो इसीलिए हम लेट आके पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने का कौन इख्तियार दिया हमारे को? तो इसीलिए पंक्चुअलिटी का एक डेफिनेशन मैं आज आपको सुना रहा हूँ, शायद आप नहीं सुने होंगे। पंक्चुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि 8:45 को कॉलेज शुरू हो रहा है तो 8:45 को रहना। वक्त से पहले रहने को पंक्चुअलिटी बोलते, वक्त पे रहने को नहीं बोलते। एक एग्जांपल दूंगा, अगर ट्रेन छूटने का टाइम 8 बजे अगर है तो आप 8 बजे को जहन में रख के स्टेशन को नहीं जाते। क्यों? हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक का मसला हो, सिग्नल हो, कोई बारात आ जाए, कोई हादसा हो जाए रोड पे। आपकी वजह से ट्रेन रुकेंगी तो नहीं ना, ट्रेन तो निकल जाएंगी अपने टाइम पे। तो इसीलिए क्या करते हैं, आप 8 बजे को जहन में रख के स्टेशन को नहीं जाते। उन्होंने बोलते अरे नहीं भाई, वक्त से पहले जाओ, हमारा घर मान लो स्टेशन से दूर है, जो भी है इसका अंदाज़ा करके हम वक्त से पहले जाते हैं। तो इसीलिए क्लासेस को भी बच्चों को बचपन से ये आदत डालना उनको कि जब कभी भी टाइम पे जाने का मतलब ये है कि टाइम से पहले जाना। इसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी। इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये इसके बहुत बड़ा लेक्चर है ये अपने आप में।
और एक है, हर तीसरी लड़की बग़ैर नाश्ता करे के स्कूल को आती है और कॉलेज को आती है। लड़की नहीं, लड़के भी बग़ैर नाश्ता करे के कॉलेज को आते, हर तीसरी लड़की। अब वो क्यों ना नाश्ता करते हो, सब आपको उसके वजूहात मालूम है। क्या होता, यहाँ जाना का ये जो दिमाग का जो काम है, ये आसान काम नहीं है, जिसको उर्दू में दिमाग पाशी बोलते हैं। जो पढ़ना और पढ़ाना और सीखने का जो अमल है, ये दिमाग पाशी का अमल है। ब्रेन को एफर्ट लगाना पड़ता, दिमाग को एफर्ट लगाना। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, एनर्जी अगर हमारे जिस्म में अगर किसी आर्गन को चाहिए तो वो ब्रेन को चाहिए। ब्रेन को कंटिन्यूअस एनर्जी मिलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए। 3 मिनट भी हमारे लिवर को, हमारे दूसरे पार्ट्स को 3 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो चलता। ब्रेन को 3 मिनट ऑक्सीजन अगर कंटिन्यूअसली नहीं मिला तो ब्रेन स्ट्रोक आया था, आदमी मर जाता। उतना ज़रूरी है ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई, नहीं तो ब्रेन काम नहीं करता। आदमी ब्रेन डेड हो गया तो अगर उसका जिस्म काम, कोमा में रहते लोग, क्यों उनको ज़िंदा रखा जाए, क्यों उनको ज़िंदा, मुर्दा नहीं कहा जाता कोमा के मरीज़ को? इसलिए कि वो ब्रेन डेड नहीं होते। तो लिहाजा ब्रेन में कोई चीज़ जाने के लिए यहाँ होना ज़रूरी है। यहाँ क्या रहता आपको मालूम है, यानी पहले ग़िज़ा, बाद में पढ़ाई। अब बच्चे नाश्ता नहीं करके आ रहे हैं तो क्या होता, यहाँ नहीं जाता। अगर हमारी जो ग़िज़ा है, नाश्ता, दोपहर और शाम में 800 किलो कैलोरी एक यूनिट है, जिससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए हमको, कितनी ताकत चाहिए। तो नाश्ते में 800 किलो कैलोरी, दोपहर में 800 किलो कैलोरी और रात में 800 किलो कैलोरी। डिनर में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 800 यानी 2400 किलो कैलोरी की रोज़ाना एक सेहतमंद आदमी को ज़रूरत रहती। अब अगर बच्चे मॉर्निंग में स्किप ऑफ ब्रेकफास्ट करें, बच्चे हो या हम हो, अगर नाश्ता अगर नहीं करें तो 800 किलो कैलोरी का शॉर्टफॉल आ जाता, खिल्लत आ जाती, कमी आ जाती। तो उससे क्या होता, चूँकि ब्रेन काम करने के लिए जब क्या दूसरे जहाँ से भी फैट का स्टोरेज है वो बॉडी ड्रॉ करके ब्रेन को प्रोवाइड करता है एनर्जी, लिवर में से ड्रॉ करता, जो भी आपके पास रिजर्व्स है बॉडी में वो पूरे रिजर्व्स को खींच के ब्रेन को देता। तो उसकी वजह से क्या होता, आदमी जो है उसके अंदर थकन पैदा हो जाती, उसके सर में दर्द शुरू हो जाता, उन कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, तवज्जो नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 वक्त के खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है नाश्ता। उसको ब्रेकफास्ट इसलिए कहा जाता है कि वो रोज़ा खोलने के बराबर है। रोज़ा रमज़ान का ही रोज़ा नहीं होता। रात में आदमी खा के सो जाता तो सुबह में जो खाता वो सबका ही रोज़ा है। रमज़ान में रोज़ा रहने वालों का भी रोज़ा है और ऐसे जो भी अक़वाम है जो रमज़ान में रोज़ा नहीं रहते उन सब के लिए रोज़ा है वो। तो वो नाश्ता जो है इफ्तार के बराबर है। और नाश्ते की इतनी बड़ी अहमियत है, कई घरों में बड़ा अच्छा माहौल रहता, घर की औरतें शौहर को बाहर निकलने नहीं देते बगैर नाश्ता करे। खुद मैं बगैर नाश्ता करके घर से नहीं निकल सकता, मैडम निकलने नहीं देते। बच्चों के साथ भी ऐसी मामला होना चाहिए। हमारे बच्चे बगैर नाश्ता, एक तो नाश्ता नहीं करके आ रहे, दूसरी चीज़ बच्चों से कभी मैं पूछता हूँ क्या नाश्ता करके आए, फाइन बिस्किट चाय। फाइन बिस्किट चाय कोई नाश्ते की चीज़ है या नहीं तो इडली डोसा। इडली डोसा जो है बीमारों की ग़िज़ा है। डॉक्टर साहब बीमार हो गए तो बोलते हो इडली खाओ बोल के। इडली खाने से 800 किलो कैलोरी एनर्जी नहीं आती। इसीलिए कभी कभार इमरजेंसी वो और बात है, लेकिन कई बच्चों का मामूल है, कुछ पैसे दे दिए दोपहर में वाचमैन साहब को भेजे, मंगाए डोसा, आज डोसा खाए, कल डोसा, परसों डोसा, महीने के पूरे दिन डोसा दोपहर में, महीने के पूरे दिन इडली नाश्ते में। इसलिए हमारे महलों में देखिए आप कितने इडली की बंडियाँ
और कितने डोसे की बंडियाँ और वड़ा, वो कितना चल रहा है। वरना ये हैदराबाद में इसका नाम और निशान नहीं था। हैदराबाद का नाश्ता नहारी से होता था किसी ज़माने में। अब तो नहारी हज़म करने की ताकत भी हमारे में नहीं, हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे। तो अब हमारा नाश्ता उल्टा हो गया, जो मद्रास वालों का नाश्ता हमारा नाश्ता हो गया। ये मद्रासियों का नाश्ता था, ये इडली डोसा वगैरह, हमारा नाश्ता ये नहीं था। अब क्या हो गया, रोज़ाना इडली खा रहे बच्चे, तो इडली की ताकत बच्चों को काफ़ी नहीं होती, बच्चे वीक हो जाते, उनको लर्निंग समझ। तो नाश्ते का ताल्लुक़ अच्छा नाश्ता, माकूल नाश्ता करना, दोपहर में उनको लंच का इंतज़ाम करना, ये बेहद ज़रूरी है। और पानी का बॉटल, चूँकि अब गर्मा बढ़ रहा है रोज़ाना, ऐसा नहीं कि कॉलेज में पानी का इंतज़ाम नहीं है। कॉलेज में न सिर्फ पानी का इंतज़ाम है, जैसे फ़िल्टर लगा हुआ रहता है, हर ये नल का पानी है पूरा, हमारे पास बोर भी है लेकिन नल है। ये नल की जो बिल आती है महाना तकरीबन कितने 4,500 रुपये, 5,000 रुपये की तो खाली नल की बिल आती है, नल के पानी की बिल आती है। घरों के लिए फ्री है, स्कूल के लिए चार्ज है, बढ़ के चार्ज लेते। तो पूरा हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर, म्यूनसिपल वाटर है, जो वाटर बोर्ड का पानी है, उसके वो फ़िल्टर भी लगाए हम फिर, और फिर ये कूलर्स का भी इंतज़ाम है। लेकिन अपने पानी का बाटल रखने की आदत है ना, बच्चे भी एग्ज़ाम में बाटल लेके जाना, बाटल ऐसा लेके जाना जिसमें ऐसा आर पार नज़र आना। वो थर्मास वाले ऐसे बाटल अलाउ नहीं करते एग्जामिनेशन में, पता नहीं उसमें कुछ छुपा के लाएँ। तो पानी का पीते रहना। अब चूँकि गर्मा में उनके क्लासेस चल रही है, एग्ज़ाम चलेंगे, तो बच्चों में के जिसमें पानी की कमी नहीं होने के लिए पानी की ज़्यादा उनको पानी का बाटल उनके साथ होना चाहिए। और एक बात है, मैं आज लेक्चरर से बात कर रहा था, तो बहुत सारे बच्चों के पास ऐसे भी लड़कियां हैं जिनके पास उनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने का। आप उनके लेक्चरर बन जाइए। वो लेक्चरर ऐसे बन जाइए कि बच्चों के साथ बैठ के कन्वर्सेशन, गुफ्तगू करिए बिठा के। भाई अब आप बाईपीसी के हैं, बाईपीसी में अगर है तो आप पास फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, ज़ूलॉजी की, पूरे ये रीडर्स है नहीं है आपके पास, इसके नोटबुक्स है नहीं है। या अगर आप पास स्टडी मटेरियल दिला दिए थे आप, तो वो स्टडी मटेरियल वगैरह भी उनके पास है या नहीं है, या वो नोटबुक्स मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखने की ज़रूरत है। अभी मॉर्निंग में लेक्चरर बता रहे थे कि किसी लड़की के पास ये किताब नहीं है, तो किसी लड़की के पास वो किताब नहीं है। वालिदैन को मालूम नहीं है, इसलिए कि वालिदैन की इस पर शायद नज़र नहीं है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी बच्ची के पास सब बुक्स है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा मास्टर पढ़े हुए होना ज़रूरी नहीं है। ये खाली ऐसे भी चेक कर सकते। तो पूरे बुक्स है या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। और फिर इस तरह से उनके नोटबुक्स देखने से भी आपको पता चलता कि बच्चा अब चल रहा है रिवीजन बच्चों का। रिवीजन का मतलब ये है कि जो पढ़ाया गया था फिर उसको दोबारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है, और उनका सेल्फ टेस्ट होता, रोज़ाना टेस्ट होता, यानी बच्चे अपना आप टेस्ट लेते। तो नोटबुक में आज की डेट है, वो आज की डेट है 28। आज 28 की डेट में क्या काम करे आप? अगर सी सीखे हैं तो कॉमर्स का क्या काम करे, इकोनॉमिक्स का क्या काम करे। अगर आप बाईपीसी के हैं तो फिज़िक्स का क्या करें, केमिस्ट्री का क्या करें। ऐसा बच्चों के साथ गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है। इससे आपके बच्चों का रिज़ल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ये छोटी सी टिप फॉलो करने से, ठीक है। बच्चों से ज़्यादा बात करते रहने की ज़रूरत है। जब हम बच्चों से बात करते अक्सर, तो आजकल जब हम छोटे थे या हमारे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त में मोबाइल नहीं था, तो हमारी पूरी तवज्जो बच्चों के साथ रहती थी। ज़्यादा हम बच्चों से बात करते थे हर मामले में, उनके पढ़ाई के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, तबीयत वगैरह सब। ये जब से जो मोबाइल आया है, और मोबाइल जो है वो बटन वाला जब तक मोबाइल था, जिसको एनालॉग फ़ोन कहा जाता है, तब तक ठीक था फिर भी। लेकिन जब से स्मार्टफोन आया, फ़ोन स्मार्ट हो गया और हम जो है आउट ऑफ स्मार्ट हो गए। अब हम क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स के आदी हो गए। बहुत सारे वालिदैन में फ़ोन को इस्तेमाल करने का के अंदर सिलेक्शन नहीं है, यानी वो लोग फ़ोन का ज़रूरी गैर ज़रूरी मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब क्या हो रहा, बच्चों पर जो हमारी तवज्जो जिस कदर होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो बच्चों को ये लग रहा कि वो भी एक बच्चा हो गया, बच्चों को ये लग रहा कि हम बच्चों में वो फ़ोन भी एक बच्चा हो गया। अब वालिदैन जो है किसी बच्चे को ज़्यादा तवज्जो, किसी को होता है, हर घर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अब बच्चों को ये महसूस हो रहा है, बच्चों को गुफ्तगू करने से जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, मैं उस बुनियाद पर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा कि हकीकी वाले हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल फ़ोन हो गया। बाज़ वालिदैन मोबाइल के इतने ज़्यादा अडिक्ट हो गए हैं, अडिक्ट का मतलब लत, जैसा शराब का नशा है, गांजे का नशा है। तो बाज़ वालिदैन को, बाज़ बड़ों को, इसको अगर हम और ज़्यादा बढ़ा के बोलेंगे तो बाज़ लोगों को मोबाइल लत की हद तक लगी हुई है, जिसको एडिक्शन कहते हैं। तो आप बच्चों को जो है तवज्जो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई ऐसे वालिदैन हैं, लेकिन अगर हैं तो बच्चों के सामने फ़ोन का इस्तेमाल आप कम से कम करिए, ज़रूरत की हद तक करिए, ताकि बच्चों को लगे कि हम उन पर तवज्जो वगैरह बराबर दे रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 फादर्स हैं या जो भी हैं, ये मैं इनको वेलकम करता हूँ। ज़्यादातर ख़वातीन हैं। मर्द हजरात, फ़ादर का रोल बच्चों के लिए मिस हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो। घर में माँ का एक रोल होता है और बाप का एक रोल होता है। माँ के रोल में बच्चियाँ जो है ज़्यादातर चूँकि माँओं के साथ रहते, उनका वक्त ज़्यादा माँओं के साथ गुज़रता, इसीलिए वो लोग माँओं को, माँ के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते, माँ को टेक इट ईज़ी कर लेते। टेक इट ईज़ी का मतलब ये है कि जो बहुत सारे माएँ जो है लड़कियों के लिए डिसिप्लिन के लिए वो फेल हो रहे, उन पे सख्ती, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वालिद जो है का रोल एक डिफरेंट रोल होता है। वालिद हेड ऑफ़ द फैमिली रहता है, घर का सदर है। घर की कमाने की जिम्मेदारी इस्लाम ने औरत पर आयद नहीं की है, मर्द पर आयद की है। तो मर्द जो है पैसा जुटाने में, पैसा कमाने में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको घर की सब फिक्र करना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की तरफ तवज्जो मर्द हजरात की कम हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। अब जो दूसरे वालिदैन हैं वो आज छुट्टी लेके आते काम से कि नहीं भाई आज कॉलेज में मीटिंग है, आज मेरा, आज जैसा आप लोग ज़रूरत, आपका आप भी तो काम था, आपका भी तो काम था, लेकिन आप काम को आगे पीछे करके आप आए, चलो भाई कॉलेज की मीटिंग है, चले जाएंगे, फिर हम काम को बाद में कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे मर्द हजरात, फादर्स नहीं आए। जब तक वालिद का रोल नहीं होता बच्चों के रिज़ल्ट में, ऐसा नहीं कि बाज़ माएँ हैं जो डबल रोल प्ले करते हैं, अगर बचपन से उस तरह की तरबियत है तो वो और बात है, वरना फादर का रोल बहुत खाली तालीम के लिए ही बल्कि नहीं, हर काम के लिए फादर का रोल होना चाहिए बच्चों। ये मिसिंग है कम्युनिटी में, फादर का रोल कम होते जा रहा है। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में वालिद का जो रोल है वो रोल जो है कम होते जा रहा है। अभी हम बच्चों को बुक्स एग्जीबिशन के लिए लेके गए थे। जब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मोबाइल फ़ोन लेके आए, हालांकि मोबाइल हम अलाउ नहीं करते, हम बोलते फ़ोटो हम लोग खुद लेते, जो फ़ोटो लेना है लेते, जो फ़ोटो नहीं लेना है नहीं लेते, और फिर आपको हम ग्रुप में शेयर करते। जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए लेके गए थे, वो फ़ोटोज़ जिसमें प्राइवेसी ना हो, जिनके क्लोज़अप फ़ोटो ना हो, ऐसे फ़ोटोज़ हम ग्रुप में भी शेयर कर रहे थे उनको। हम ये बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है कि आप लोग मोबाइल नहीं लाना। आप लोग अगर मोबाइल लाए तो आप अपने आप को भी ख़तरे में डालते हैं, हमारे को भी ख़तरे में डालते हैं। अब एक लड़की क्या करिए, रोड पे हम बुक्स खरीद रहे, बच्चों को बुक्स की आदत होना, बल्कि मैं बच्चों को लेके गया था बुक शॉप पे। अब तकरीबन 70 लड़कियाँ, 70 गर्ल्स है, टीचर्स है, वॉचमैन है, सब ठहरे हुए हैं। अब बच्ची जो है मोबाइल छुपा के लेकर आई।
और लाके जो है रोड पे ठहर के पीछे गाड़ियाँ जा रहे, इस तरह से 2-3 लड़कियाँ ठहर के ऐसा सेल्फी ले रहे। मैं देखा, मना करा, मैं बोला आप मोबाइल क्यों लेकर आए, अगर आप फिर दोबारा आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो मैं खींच लूँगा। अब वो बच्ची ठीक है बोलकर, फिर थोड़ी देर के बाद मैं देखा फिर वैसी कर रही, वही बच्ची फिर वो सेल्फी ले। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई किताब है, वो किताब की फ़ोटो ले रहे तो मैं शायद नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अब जब सेल्फी ले रहे तो सामने से ट्रैफिक आ रही, पीछे से ट्रैफिक आ रही। अब फुटपाथ पे भी ठहरे हुए हैं तो रिस्क है, कब कोई लाके कहीं ठोक दे। रोड पे डर के सेल्फी ले रहे हैं, ऐसा 2 बार बोला। तीसरे बार जब पकड़ा तो बच्ची का मोबाइल खींच लिया हूँ। अब क्या हुआ, फादर का रोल की मैं बात कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आए, फादर का रोल नहीं है। अब मैं बोला कि मैं आपके वालिद से बात करके ही मैं आपको मोबाइल दूंगा, क्योंकि आप मेरी नाफरमानी करें। मैं आपको 1 बार बोला, 2 बार बोला, नहीं सुने। तीसरे बार वो लड़की बस में और वहाँ पे 10 बार 20 बार तो मेरे से पूछी, सर मेरा फ़ोन वापस दे दीजिए। मैं बोला मैं 1 बार देखा, 2 बार देखा, आप नहीं सुने मेरी बात, यू आर नॉट लिजनिंग टू मी। आपके वालिदैन मेरे भरोसे पे भेजे हैं, मेरा काम है देखना, अगर मैं ये नहीं देखूँगा तो। मैं बोला नहीं, मैं आपके वालिद साहब से। अब जब यहाँ पर वापस आए, वो बच्ची भी अपने घर को कॉल करी। यहाँ आने के बाद में भी बोली कि साहब मेरा फ़ोन वो वापस करो। मैं बोला नहीं, आपके वालिद साहब आएंगे। उसको इतनी अर्जेंसी थी, अब वो वालिद भी को भी शायद वो फ़ोन करके बुलाए। अब मैं वालिद आने के बाद में वालिद को बोला, अब ये फ़ोन निकाल के आप देखो आपकी लड़की कितने फ़ोटोआँ ली और वो फ़ोटोआँ किस किस्म के हैं, यानी कोई पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़ फ़ोटो ली या रोड पे ठहर के सेल्फी ली, तो वो निकाल के फ़ोटोज़ वगैरह देखे करे। उनके कान पे जूं नहीं चली। बच्ची बोल रही डैडी इजी ले लो डैडी, वो बच्ची मेरे सामने बोल रही डैडी इजी ले लो, और सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्ची को माफ़ी चाहो नहीं बोल रहे, वालिद साहब बोल रहे सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फ़ोटोआँ देखा है, ऐसा नहीं लेना चाहिए था बच्ची को। तो मैं बोला अरे नसीहत बच्ची को करो, आप क्यों माफ़ी चाह रहे। उससे मेरे को अंदाज़ा हुआ कि जो वालिद का रोल, जो डर खौफ वगैरह जो बच्चियों पर होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए कि वो वालिद बच्चों से कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, उनका जो रोल है वो नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि वालिद का रोल क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, खाली पढ़ने लिखने के लिए नहीं, घर के डिसिप्लिन के लिए। बहुत सारी तफसीलात हैं इसके अंदर। सिर्फ वालिद का रोल सिर्फ एक ही जगह देखने में आता है। अगर लड़की एक 10-15 मिनट लेट घर को नहीं पहुंची तो सिर्फ वहीं वालिद का रोल नज़र आता है। आपको इत्तेफाक है इससे? अभी कॉलेज में क्या हुआ साहब, हमारी बच्ची नहीं है अभी तक। सिर्फ एक ही फिक्र है, जब घर में माँ से इतला चाहती कि कॉलेज छूट के इतनी देर हो गया बच्ची नहीं है, सिर्फ वहीं फिक्र शुरू होती। बाकी खाली वैसी फिक्र करने से काम तो नहीं चलेगा, करना चाहिए लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। तो तवज्जो देना जो है, मतलब रोज़ाना बच्चों से जुड़े हुए रहना, बात करना, ये बहुत ज़्यादा। अब बच्चे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे घर में पुरअमन माहौल होना बहुत ज़रूरी है, पीसफुल एनवायरनमेंट घर का होना। चूँकि पढ़ने का जो काम है, मैं भी जैसा बोला एक वर्ड इस्तेमाल किया दिमाग पाशी, वो दिमाग लगा के पढ़ने का काम है। अगर डिस्टर्बेंस होते रहे तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनके जहन से डिस्ट्रैक्शन हो जाता। एक है अट्रैक्शन, उसका अपोजिट है डिस्ट्रैक्शन, तवज्जो हट जाती, फिर वो तवज्जो दोबारा बनने के लिए टाइम लगता। तो घर में जो है पढ़ने का माहौल बनाना। अगर हमारा घर छोटा है, 2 कमरे ही हैं, जितने भी कमरे हैं 3 कमरे ही हैं, तो वहाँ पर ये देखना है कि बच्ची को विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ने का माहौल, खाली बच्ची के लिए ही नहीं, हमारे एक बच्ची नहीं है ना, और भी तो बच्चे बच्चियाँ होंगे ना हर एक के,
तो अब उन सब के लिए भी पढ़ने का टाइम होना चाहिए, पढ़ने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, घर में म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, घर में वो टाइम पे टीवी नहीं चलना चाहिए, और वो टाइम पे अगर मोबाइल की घंटी बज रही अब बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मोबाइल को थोड़ा सा मोड चेंज कर लेना, उसका साइलेंट मोड पे कर लेना। अगर कोई ज़रूरी कॉल है तो रिसीव करना, अगर ज़रूरी नहीं है बाद में भी कर सकते तो बाद में रिसीव करना। इस तरीके से बच्चों की मोबाइल की घंटी भी बज रही तो बच्चों का डिस्टर्ब हो जा रहा है माइंड। बच्चों को लग रहा है कि शायद मेरा कॉल होगा, मेरे से मुताल्लिक़ होगा वो, या मेरे कोई दोस्त का कॉल होगा। तो इस तरह से मोबाइल भी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो ये कम से कम इम्तिहान तक, वैसे तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन कम से कम इम्तिहान के ये जो 1.5 महीना है, अगर हम घर में थोड़ा सा पीसफुल साउंड हो, बाज़ वक़्त में आजू बाजू का भी साउंड होता है। बाद लोग आजू बाजू हमारे पड़ोसी हैं इतना ज़्यादा साउंड लगा देते, या उनको रिक्वेस्ट करना है कि बच्ची का एग्ज़ाम है तो आप साउंड बंद करो तो नहीं बोल सकते, ज़रा वॉल्यूम कम कर लो आप ज़रा। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी इतने नाखदरे लोग नहीं हैं, थोड़ा सा समझ जाते कि भाई चलो भाई ठीक है भाई एग्ज़ाम है बच्ची का या बच्चे का, तो वॉल्यूम कम कर लो, घर में बोल देते हैं सर। तो आसपास का अगर कोई हो रहा है तो और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो बच्चे हैं, कोई मान लीजिए इंटर का 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे, कोई 8th 9th का दे रहे, तो 8th और 9th के मुकाबले में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने वाले बच्चों को ज़्यादा तवज्जो करिए, ठीक है। और हेल्थ इशू 10th कॉलेज के लड़कियों के लिए एक रेडीमेड जवाब है, क्यों नहीं है? तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं रुबीना की एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि तबीयत ठीक नहीं थी, सब सवालों का एक जवाब, तबीयत ठीक नहीं थी। हमारा गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज के अलावा यहाँ पर सख्त निगरानी है। अगर यहाँ आसपास में भी अगर कोई बच्चे ठहरे हुए रहे तो जो मसरा टीचर है मेरे को फ़ोन करते रहते, सर वहाँ पर कोई ठहरे हुए हैं। अब यहाँ से कैमरे से 2nd फ्लोर पे सर्विलेंस है, वहाँ पर 100 कैमरे लगे हुए हैं पूरे, ये बिल्डिंग के और वो बिल्डिंग के। कितने हैं अभी हमारे पास जी? 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पर एक टीचर बैठे हुए रहते, देखते रहते। अगर कहीं पर भी कोई अगर कोई दिख रहा तो फौरी जाओ कोने देखो, बात करो किसके लिए ठहरे हुए, बात करते। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज के लड़कियों के लिए इतना माहौल है, तो उनका जो हेल्थ इशू की वजह से या ऐसा कोई बहाना करके, तभी बाज़ वक़्त में बहाना भी हो जाता, बाज़ वक़्त में वालिदैन नहीं बोलते बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं शुरू में गुफ्तगू करा कि कॉलेज को आना कितना इम्पॉर्टेंट है। तबीयत तो किसी की भी आगे पीछे हो सकती है, सब इंसान है। अगर कभी दुख दर्द लगा हुआ है तो मैनेज करना, और तबीयत बिगड़ने से पहले उसके आसार आना शुरू हो जाते। जैसा बारिश अचानक नहीं होती, बारिश होने से पहले बारिश के आसार आते। लोग जो है अरे भाई देखो ऊपर छत पे कुछ है क्या, बारिश आने वाली है। तो उसी तरह से अगर तबीयत बिगड़ने के आसार पहले से हैं तो ट्रीटमेंट करना, उनको वक्त से पहले जहाँ जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको दिखाना करना। और बच्चे जो है हेल्थ की वजह से तबीयत ठीक है बल्कि कॉलेज को एब्सेंट होना, ये रोज़ाना जितने भी क्लासेस चलते हैं वो सब उसके लिए उनका नुकसान है। अगर कोई और दूसरा ज़्यादातर इसके अलावा पेट में दर्द होने, इसके अलावा जो दूसरी आम शिकायत है बच्चों की, सर में दर्द हो रहा, सर का दर्द, खुद एक सर का दर्द बना हुआ रहता, बहुत आसानी से बोल देते सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द होने की एक वजह नाश्ता नहीं करना है, या सर में दर्द होने की और एक वजह कम नाश्ता करना है, खाली 2 इडली के पीस खा लेके आ गए, जिस्म में ग़िज़ा हज़म हो गया, वो अब कमी हो गई और सर में दर्द हो रहा। सर में दर्द होने की और एक वजह रात में नींद बराबर नहीं होना, ये बहुत बड़ा मसला है। रात में दावत में चले गए थे, रात भर जगे, नींद नहीं हुई, अब कॉलेज को आ गए दिन में तो सर में दर्द होगा। तो इसीलिए कम से कम मिनिमम 6 घंटे की नींद जो है ज़रूरी है। तो जो हेल्थ इशू आमतौर पर सर में जो दर्द, अगर वाकई किसी के सर में दर्द है, आँखों का मसला है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के ऐनक पे लगाना चाहिए। अगर डॉक्टर बोले कि ऐनक लिख दिए हैं तो फिर ऐनक का लिखने के साथ साथ नीचे एक डॉक्टर जुमला लिखते, वो जुमले में लिखते कि कांस्टेंट यूज़
यानी ऐनक उतारना ही नहीं, पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो ऐनक लगाना ही लगाना है। उसको बोलते हैं कांस्टेंट यूज़। अगर बच्चों के पास ऐनक है लेकिन कभी लगा रहे कभी नहीं लगा रहे, ऐसा करने से भी सर में दर्द होता है। बाज़ लड़कियों को ये रहता कि ऐनक लगाए तो लोग मेरे को ऐनकची बोलेंगे या वो बोलेंगे, और आगे चल के लड़कियां जो है ऐनक के बारे में काफ़ी ये रहते कि मैं ऐनक आगे चल के इस्तेमाल नहीं करना। ऐनक की ज़रूरत अगर नहीं पड़ना है तो उसका ताल्लुक़, उसका इलाज हमारे घर के किचन में है। हमारी ग़िज़ा अगर बराबर है, अगर हम पूरे तरकारी भाजी वगैरह भी खा रहे, फ्रूट भी खा रहे, पूरे विटामिन मिनरल्स मिल रहे, अगर हमको विटामिन ए, विटामिन बी, ये बहुत ज़रूरी है नज़र बरकरार रखने के लिए। अगर किसी लड़की की अगर नज़र कमज़ोर हो जाए या ऐसी हो जाए तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लड़कियां शादी होने के बाद भी ऐनक की ज़रूरत रहती लेकिन ऐनक नहीं लगाते, पता नहीं हमारे ननद क्या समझतेगी, सास क्या समझतेगी। जब हमारी 2 बहुआँ आए तो मैं मैडम से बोला कि हमारी बहू से पूछ लो कि क्या वो ऐनक उनके पास है, अगर लगाते हैं कि अगर लगाएं तो लगाना चाहिए। मैं पहल करके बोला तो हमारी बड़ी बहू जो है उनके पास ऐनक है, तो मैं बोला आप ऐनक क्यों नहीं लगा रहे, आप ऐनक का इस्तेमाल करो आप। ऐसा बाज़ घरों में उल्टा हो जाता, ऐनक लगा रहे अगर बोले तो मसला हो जाता। तो उसका एक तरीक़ा बता रहा हूँ मैं। अगर ऐनक का अगर किसी हमारी बच्चियों में से किसी को ऐनक है तो वो ऐनक हमेशा के लिए निकल सकती है। एक सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं लासिक सर्जरी, LASIK, लासिक सर्जरी। वो लासिक सर्जरी में क्या होता कि अगर किसी को ऐनक की ज़रूरत है तो ऐनक का जो लेंस रहता, छोटा सा लेंस उनकी आँख में लगा देते। वो आउट पेशेंट की वजह रहता हो, एक 2-3 घंटे दवाखाने में रहना रहता, उसके बाद में घर को भेज देते। मेरे बड़ा लड़के को जो है उनको ऐनक पहनना पसंद नहीं था। डॉक्टर बोला कि इनको ऐनक ज़रूरी है, उनके सर में दर्द हो रहा था। मैं बोला कि भाई तुम ऐनक क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको ऐनक पहनना पसंद। मैं बोला ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा है तो तुम सर्जरी करा लो। तो आज से उन्होंने 6-8 साल पहले कुछ कराए थे, तो 40,000 रुपये हुए थे उसके। तो 40,000 रुपये में उनके दोनों आँखों में उसको लासिक सर्जरी से लेंस लगा देते, लाइफ लॉन्ग रहता, अब ज़रूरत ही नहीं रहती ऐनक इस्तेमाल करने की। तो अगर कोई बच्चियों में अगर ऐसी कोई ज़रूरत पेश आ रही तो वैसा करा सकते, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन अब अगर ऐनक है तो वो चूँकि वो ख़र्चा है, अब अगर ऐनक है तो इस्तेमाल करना चाहिए। ऐनक जब भी पढ़ रहे, लगा रहे या नहीं लगा रहे, ऐसा करेंगे तो फिर सर में दर्द होता। तो सर में दर्द एक ऐसी चीज़ है, इसीलिए मुहावरा मशहूर है, सर का दर्द। सर का दर्द सिर्फ सर के दर्द को ही सर का दर्द नहीं बोलते, सर का दर्द एक बड़ा मुहावरा है। अरे भाई घर में सर का दर्द बना हुआ है बोलते। तो इसीलिए सर के दर्द ख़ास तौर से उसका ताल्लुक़ वैसे बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी है, लेकिन नज़र से, बीनाई से ताल्लुक़ है उसका। और एक है बच्चे, मोबाइल है बच्चों के पास, वालिदैन को मालूम नहीं है। बहुत सारे बच्चों के पास भी मोबाइल हैं, आप समझ रहे नहीं है, मेरा तजुर्बा है। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल है लेकिन वालिदैन को मालूम नहीं है। अगर आपकी बच्ची, अब क्या है, बहुत जैसा बड़े एडिक्ट हैं, बड़े से ज़्यादा बच्चे एडिक्ट हैं। एडिक्ट का मतलब है लत, जैसा गांजा, नशा और चीज़ों की लत होती है, उस तरह से बहुत सारे बच्चे ये ऑनलाइन के ज़माने में चूँकि उनको मोबाइल इस्तेमाल करने का मौका था, इसीलिए वो लोग क्या है, कई बच्चे जो है भटक भी गए हैं। अब वो ज़रूरी भी था, लेकिन बाज़ बच्चे भटक गए हैं मोबाइल में, और मोबाइल में उनको लत लग गई है, मोबाइल की लत लग गई है। अगर आप में से किसी बच्चे को ये लत लगी हुई है तो उसकी लत छुड़ाना, एडिक्शन छुड़ाना, डी एडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के हाथ में से मोबाइल खींचना, छीनना, ये बड़ा ज़रूरतमंदी का काम है, ऐसा आसान काम नहीं है। ऐसा अखबार में भी आप देखे होंगे, बच्ची के पास से मोबाइल खींच लिया, बच्ची खुदकुशी कर ली, आप देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे। अगर मोबाइल खींच लिए तो बच्चे खाना बंद, नहीं खाना खा रहे, मोबाइल देता हूँ खाना खाते, नहीं तो नहीं खाते।
क्योंकि हमारे को आदत खाने की आदत पड़ी हुई है बचपन से, मोबाइल खाते हुए खाने की आदत पड़ी हुई है, तो लिहाजा मोबाइल दिए तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो मोबाइल किस हद तक घुस गया है हमारे दिमागों में, उसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर जो घर महफूज हैं तो महफूज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई लत लगी हुई है, बच्चे मोबाइल गेम वगैरह में लगे हुए हैं, तो आपको यकीन नहीं करेंगे 5th के 6 के लड़का, एक वालिद 7th क्लास में लड़का है, आगे बोल रहे साहब मोबाइल अगर खींच लिए तो 3 दिन से घर में नहीं है, एक दिन खाला के पास रह रहा है, एक दिन फुप्पू के पास रह रहा है, एक दिन नानी के पास रह रहा, घर को नहीं आ रहा, क्या करूँ, आज 3 दिन से नहीं आ रहा। मैं देखा मोबाइल खींच लिया उसके पास से, तो ये सूरत हाल है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आप को डाउट है, शुबा है कि आपके बच्चों के पास मोबाइल है लेकिन आपको मालूम नहीं है, तो आप उसकी फ़िक्र करिए। बहुत सारे तरीक़े हैं जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमारी बच्ची के पास हमारे इत्तला के बग़ैर मोबाइल है क्या। अगर है तो फिर वो उनके कैरियर को ख़त्म कर देगा। कैरियर का मतलब अब क्या हो गया, मोबाइल आने के बाद से लोग दूर की नहीं सोच रहे, बच्चों में जैसे फ्यूचर के बारे में, कैरियर के बारे में नहीं सोच रहे, फिल वक्त अब कैसे वक्त गुजारना है वो वक्त उसमें ज़ाया कर दे रहे। जब बच्चों से हम बात करते तो बच्चों से ये पूछना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता। अब जो मुश्किल लगता तो बच्चों से ये बात करना चाहिए कि ये मुश्किल अगर लग रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं वो मुश्किल दूर करने के लिए। क्या आप ज़्यादा वक्त दे के पढ़ रहे, क्या आपके लेक्चरर से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे, क्या आपके लेक्चरर जो भी सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब आपको दे रहे या नज़रअंदाज कर रहे, क्या कर रहे। इस तरह की गुफ्तगू करने से बच्चों को एक आइडिया आता कि जो सब्जेक्ट उनको मुश्किल लगता है। आमतौर पे BPC के स्टूडेंट को फ़िज़िक्स मुश्किल लगता, फ़िज़िक्स में ज़्यादातर बच्चे फ़ेल हो जाते, लेकिन अल्लाह की वजह से हमारे पास फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है उसमें फ़िज़िक्स का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। हमारे जो मुस्तफ़ा सर हैं काफ़ी दिलचस्पी से बड़े उनको पैशन है पढ़ाने का, उनको जज्बा है, काफ़ी जज्बे के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं चूँकि बच्चे बहुत चूँकि बग़ैर एग्ज़ामिनेशन के 10th क्लास के बग़ैर एग्ज़ाम के आए हुए बच्चे हैं, तो थोड़ा सा उनका स्लो पेस है, लेकिन बच्चे उनको काफ़ी अच्छा फ़िज़िक्स समझते हैं। जो CEC ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको इकनॉमिक्स मुश्किल लगता है। जो इकनॉमिक्स के सर हैं वो भी काफ़ी तजुर्बेकार हैं, वो उनका तजुर्बा भी काफ़ी देरीना तजुर्बा है, तकरीबन 15 साल से 20 साल से वो पढ़ाते हैं, तो वो भी तजुर्बेकार हैं, वो भी बच्चों की काफ़ी हेल्प दूर कर सकते हैं। तो बच्चों से ये पूछने की ज़रूरत है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा और वो लोग क्या तैयार कर रहे हैं। और एक बात जो अहम है, अगर हमारे बच्चे में जो दिलचस्पी होना चाहिए या बच्ची में जो दिलचस्पी होना चाहिए वो नहीं है, तो ऐसी सूरत में वालिदैन अगर कॉलेज आए, उनके लेक्चरर से अगर मिले, तो उससे बच्चों को ये एक मैसेज चले जाता कि मेरे वालिदैन मेरे रिज़ल्ट के बारे में फ़िक्रमंद है। आप आए बल्कि आपके बच्चों को मालूम हो जाता, तो इसीलिए आप वक्तन फ़वक्तन आते रहना। कॉलेज के जो इंचार्ज हैं वो भी सीनियर हैं जो सिविक्स पढ़ाते, उनसे आप कभी मिलिए, कभी लेक्चरर से मिलिए। लेक्चरर से मिलने के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनका जो टाइम रहता, क्योंकि क्लास अगर ले रहे तो वो क्लास के दौरान में ज़ाहिर है नहीं बुलाया जा सकता। जो ब्रेक्स होते हैं उनके, वो ब्रेक में आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा आप बात करने से आपकी बच्ची को स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, तो उनकी कोई परेशानी है, तो आपके आने से आपके बच्चों को ये मैसेज चले जाता है कि आप हमको ये ज़ाहिर करना है कि हम तुम्हारे रिज़ल्ट के लिए फ़िक्रमंद हैं। खाली ज़बान से फ़िक्र बोलने से फ़िक्र दूर नहीं होती, कुछ अमली इक़दाम करना पड़ता है, यानी जिसमें एक कॉलेज को आना भी है, बच्चों से ज़्यादा गुफ्तगू करते रहना भी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के कभी बैग चेक करना उनकी गैर मौजूदगी में। हो सकता है कि बच्चों के बैग से मोबाइल निकल जाए,
हो सकता है कि बच्चों के बैग से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जिससे जो आपको जानना ज़रूरी था। तो बच्चों के जो बिलोंगिंग्स है, अगर आप उनके सामने चेक करेंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारे वालिदैन हम पे भरोसा नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा ये काम एक हिकमत अमली के साथ करना। और बच्चों के जो पैकेट्स रहते, जब कपड़े धोने के लिए आते करते, तो ज़रा उस वक्त भी चेक करना कि बच्चों के पैकेट्स में या उनके बिलोंगिंग्स में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरफ भी नज़र रखने की ज़रूरत है। उसका भी रिज़ल्ट से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। बच्चों के दोस्तों के हम दोस्त बन जाना, ये बात बहुत तजुर्बे की बता रहा हूँ मैं। बच्चों के जो दोस्त रहते, सहेलियाँ रहते, उनके हम भी सहेली बन जाना। आमतौर पे बॉयज़ क्या होता, बॉयज़ के घर को आते तो माएँ क्या करते, बाहर से बढ़ाए थे, चलो क्यों आ रहे तुम, हमारे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे। वैसा करने के बजाय वो बॉयज़ को बुलाना, घर में आइसक्रीम खिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, ये पता करना कि क्या वो बच्चे की दोस्ती हमारे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह। ये बच्चे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बच्चों को तजुर्बा नहीं रहता, वो किसी को भी दोस्त बना लेते। तो क्या हमारे जो बच्चे जिनके साथ दोस्ती रखे हुए हैं, क्या वो बच्चा अच्छा है क्या, उनके माँओं से भी कनेक्शन मेंटेन कर लेना। ये मैडम हमारी करते थे। हमारे तीनों बच्चों के पूरे दोस्तों के माँओं से आज तक, हालांकि उनकी पढ़ाई वगैरह सब हो गई, शादियां हो गए, सबके हो गए, आज तक भी हमारे बच्चों के माँओं से मैडम का कनेक्शन आज तक है। कभी उनके शादियों में वगैरह फंक्शंस में आया तो जाते रहते, कभी फ़ोन पे खैर खैरियत रहते। ये इससे ये पता चलता कि हमारी बच्ची जिस बच्ची को सहेली बनाई है, जिसके साथ ज़्यादा वक्त गुजार रही है, वो बच्ची की दोस्ती हमारी बच्ची के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। एक जुमला होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पीयर प्रेशर, PEER। पीयर प्रेशर माने हम उम्र के लोगों का दबाव। हमेशा हमारे हम उम्र लोगों के दबाव हम पर रहता है। दोस्तों का जो दबाव, दोस्त जो बोलते हैं, आमतौर पे दोस्त हम उम्र ही होते ना, तो हम उम्र लोगों का, दोस्तों का जो दबाव रहता है, जितने भी बुरी आदतें भी बुरी सोबत का नतीजा होता है। अगर हमारे बच्चों में कोई बिगाड़ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बच्चा या बच्ची का कोई बिगड़ा हुआ दोस्त है, जिसका असर हमारे बच्चे या बच्ची पर पड़ रहा है। तो ये बच्चे इतना तवज्जो नहीं करते, हम उस पर तवज्जो करना, तवज्जो करके कभी उनको घर बुलाना या कभी हम उनके घर चले जाना, एक ताल्लुक़ बना लेना। और बच्चे जो है बच्चों से भी सीखते हैं। शायद आपको ये बात सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, बल्कि किसी को यकीन नहीं आ रहा होगा। क्लास में एक स्टडी है, 13% बच्चे साथियों से सीखते हैं। सिर्फ लेक्चरर से ही नहीं सीखते, बल्कि अपने दाएं बाजू जो लड़की बैठी हुई है, बाएं बाजू जो लड़की बैठी हुई है, उनसे 13% सीखते। बच्चों से बच्चे सीखते। अच्छी बुरी आदतें नहीं बोल रहा हूँ मैं, पढ़ने की बात बोल रहा हूँ। जो पढ़ने का अमल है, बच्चे लेक्चरर से उतना फ्री नहीं रहते, उतना सवाल नहीं करते जितना अपने साथियों से कोई डाउट है तो पूछ लेते। तो बच्चों के साथ बच्चों की दोस्ती बच्चों से होना ज़रूरी है। पैंडेमिक में यही तो हुआ, आइसोलेशन थे, घर में बच्चे कैद थे, उनकी कैफियत क्या हो रही थी, उनके अंदर दबाव बढ़ रहा था ना। तो इंसान जो है सोशल एनिमल है, जब तक वो 4 लोगों में मेल जोल नहीं रखा, मिला जुला नहीं, उन बीमार पड़ जाता, उसका इमोशनल बैलेंस आउट हो जाता। हमको 4 लोगों में ही जीना है और वो जीना सीखना है। स्कूल कॉलेज ये मौका फराहम करता है 4 लोगों में, घर में बैठ के पढ़ सकते हैं ना। स्कूल को कॉलेज को इसलिए आते कि हम 4 लोगों में जीने का फन सीखें। तो ये ज़रूरी है, मना नहीं करना है, दोस्ती होना चाहिए, लेकिन वो दोस्ती कितनी फ़ायदेमंद है ये भी देखना चाहिए। बच्चे आमतौर पर इस तरफ नज़र नहीं रखते। ठीक,
बच्चों का रवैया, जिसे बिहेवियर कहते हैं, क्या हमारे बच्चों का रवैया काबिल क़बूल है या हमारे बच्चों का रवैया काबिल क़बूल नहीं है। रवैया यानी जिस तरह से बात करते या जिस तरह से गुस्से का इजहार करते या ज़िद करते या अड़ जाते, ऐसी कोई चीज़ बच्चों में हमारे है क्या? ये उस रवैये की कहीं ना कहीं वजह रहती, कहीं ना कहीं उसका रीज़न रहता। ये बहुत ही मैटर करता। रवैये जो है, जितने भी ताल्लुक़ात ख़राब होते आगे चल के मियाँ बीवी में या और रिश्तेदारों में, या जितने भी तलाक़ के वाक़यात होते, उसमें अहम वजह बिहेवियर रहता, रवैया रहता। एक दूसरे को रवैया पसंद नहीं आता। तो हमारे बच्चों का रवैया कैसा है, ये बड़ों के रवैये से भी बच्चों के रवैये पर उसका ताल्लुक़ होता है। एक बच्चा हमारे पास UKG का था, बच्चों को ढकल रहा, काट रहा, मतलब बहुत तशद्दुद कर रहा, बहुत गुस्सा भरा हुआ। UKG का बच्चा, इतना गुस्सा भरा हुआ उसके अंदर। मैं जो है वो हमारे टीचर मेरे के साथ भी है, बच्चा जो है किसी को ढकल दे रहा, किसी को मार दे रहा, किसी का वो बाटल ये कर दे रहा, किसी का खाना उठा के फेंक दे रहा, वो कर रहा। ऐसा है कि जैसा मोबाइल को चार्ज करके आता है वैसा उन चार्ज हो गया आता, गुस्से से चार्ज हो गया आता, पूरा गुस्सा यहाँ पे क्लास में निकाल रहा। मैं थोड़ा सा तहक़ीक़ करा, टीचर्स चंद दिन संभाले, जैसे टीचर से नहीं समझा तो मेरे नॉलेज में लगे ऐसा बच्चा हमारा एक है जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो मेरे को मालूम है गुस्सा जो है इन होता है फिर आउट होता है। कोई चीज़ जब तक के दाखिल ना हो वो निकलती नहीं। इन होना ज़रूरी है आउट होने के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि ये बच्चे के अंदर गुस्सा गया कहाँ से। अगर नहीं गया तो निकलता नहीं ना। जब बच्चा गुस्सा निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि गुस्सा गया कैसे। अब मैं क्या करा, इनको कौन ला के छोड़ दिया करते, फिर बात करा वो, तो फिर पता चला कि जो है मैं एक बार कोई उनके भाई ला के छोड़ते ले जाते करते। मैं बोला ज़रा किसी को बुलाइए घर में, तो उनकी माँ है। मैं वो बच्चे की माँ से पूछा आपके घर में गुस्सा किसको है। कई देर तक वो बेचारी माँ मुँह बंद, क्या बोलेंगी अपने शौहर के बारे में, क्या बोलेंगी। आमतौर पे बीवियाँ शौहरों की बुराई नहीं करते, बर्दाश्त करते। मैं बोला मेरे को जवाब मिल गया, मैं भी तो तजुर्बेकार हूँ ना। मैं बोला आपके शौहर गुस्सा करते। हाँ साहब क्या करना आप। तो वो शौहर का जो मेरे बच्चे के बाप का जो गुस्सा है वो बच्चे में घुस गया। अब वो बच्चा जो है मैं बोला कि मैं वालिद से बात करता हूँ क्या। नहीं साहब आप बात मत करो उनसे, आपके साथ अगर उन्हें कुछ बोल देंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोला मैं कोशिश करता हूँ अपने जो भी लेवल के, मेरे को अगर बुरा भला बोल भी दिए तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। वो है ये है। तो अने साहब उन्होंने स्कूल को आते कि नहीं आते कि, मैं बोला कोशिश करके देखो। तो 2-3 दिन के अंदर फिर पूछा तो उन्होंने बोले मैं बोली लेकिन जो है उन्होंने सुन रहे चले जा रहे, ठीक है बोल रहे चले जा रहे। मैं बोला उनका नंबर दो। फिर मैं नंबर लेके उनसे फ़ोन पे बात करा, अस्सलाम वालेकुम मैं आपसे एक मुलाकात करना चाह रहा था, आप घर पे कब रहते। तो थोड़ा सा उन्होंने अरे नहीं साहब मैं आया, कल आ रहा हूँ साहब, कल आ रहा हूँ। फिर दूसरे दिन आए, आने के बाद मैं उनसे बात करा। मैं उनसे पूछा आपके घर में गुस्सा किसको था। तो हंसते हुए बोले हमारे दादा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो मैं बोला आप दादा के चहीते पोतरे थे क्या। तो बोले बिल्कुल सही बोल रहे आप। तो वो दादा का गुस्सा पोतरे में आ गया, पोतरे का गुस्सा अब उनके बेटे में आ रहा। तो मैं उनसे पूछा अब गुस्से का इलाज है। तो उन्होंने बोले हाँ साहब कारोबार की जगह पे भी मेरे को नुकसान हो रहा, सही है आप जो बोल रहे सही है। मैं समझा के उनकी बीवी जो बोले पता नहीं आपके साथ क्या कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने मेरे से बात करे तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात करे। तो मैं उनको बोला कि भाई गुस्से का इलाज है। अरे नहीं साहब मेरे को नहीं मालूम है, अगर है तो आप मेरे को बोलिए, मैं बराबर जो है मैं अपना इलाज करा लेता हूँ। ज़रा गुस्सा ज़्यादा ही हो रहा मेरे को आजकल, जैसे उम्र बढ़ रही है वैसा गुस्सा मेरा बढ़ रहा। तो बेचारे तैयार हो गए, मैं उनको डॉक्टर का बता दिया और फिर शायद उन्होंने इलाज वगैरह
कर लिए, और फिर ये बच्चों को भी ट्रीट करने की ज़रूरत है, बोला बच्चे का भी गुस्सा निकाल, उनका भी इलाज करना पड़ता। तो बोले नहीं, पहले मैं जाता हूँ, अगर मेरे को फ़ायदा हुआ तो मैं बच्चों को भी ले जाता हूँ। तो बैर का वो बाद में पता चला कि उन्होंने जो है बिल्कुल ऑनेस्टली डॉक्टर के पास गए और वो ट्रीटमेंट वगैरह भी 30 डेज़ का ट्रीटमेंट उनको दिए और उन्होंने ट्रीटमेंट भी फॉलो करे, और फिर वो बच्चे में भी जो है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ गई। अब वो बच्चा 3rd या 4th में है हमारे पास। तो अगर हमारे घर में बच्चों का जो बिहेवियर वगैरह ऐसा, इसीलिए इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है। जितने भी लोग जेलों में हैं वो सब गुस्से की वजह से, बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भाई ये वक्ती तौर पर गुस्से की वजह से हम जो नहीं करना चाह रहे थे या नहीं होना चाहिए था हो गया, अब जेल में आ गए, पूरी ज़िंदगी जेल में। हम अकेले नहीं है ना, हमारे साथ फैमिली है, बच्चे हैं, सब की जुड़े हुए हैं, पूरी की फैमिली सफ़र हो जाती। तो बच्चों के अंदर अगर कोई ऐसी गैर ज़रूरी ज़िद वगैरह हो रही है, ऐसी हो रही, तो उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऑनलाइन सर्च करें साइकियाट्रिस्ट इन हैदराबाद बोले तो इतनी लंबी फहरिस्त आती है। हैदराबाद में बहुत साइकियाट्रिस्ट है, दिमाग के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ये आम डॉक्टरों के पास नहीं जाना, साइकियाट्रिस्ट जो दिमाग का डॉक्टर रहता है उसको साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, वहाँ लेके जाना। और बच्चों का जो है बिहेवियर, हमारा अपना बिहेवियर भी अगर ठीक नहीं है तो हम पहले अपन रोल मॉडल बनना। बच्चे वालिदैन का अक्स होते, वालिदैन का रवैया जैसा रहता, बिहेवियर। वालिद में गाली है तो बच्चे में गाली आना ही आना है। अगर वालिद गुटखा खा रहे तो फिर बच्चा आगे चल के और ज़्यादा जाता। बच्चे बाबा 1 सिगरेट पी रहे तो फिर बच्चा रोज़ाना 4 डब्बी सिगरेट पीता। तो बच्चे क्या करते, बड़ों को ही कॉपी करते। बच्चे कॉपी कैट्स रहते, बात करने से पहले से भी वो बच्चों वालिदैन को तो वालिदैन ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ रहते तो बच्चों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके वालिदैन कैसे हैं। तो इसका तालीम पर और उनके मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा असर होता है। तो अगर कोई बच्चों का ऐसा रवैया हो रहा है तो उनके तालीम पर, उनके रिज़ल्ट पर ये सब असर पड़ेगा और उनकी आने वाली ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। और एक बच्चों को अक्सर जो डिस्टर्बेंस होता है, छोटे भाई बहनों का डिस्टर्बेंस होता है। छोटे भाई बहन क्योंकि समझ नहीं सकते कि एग्ज़ाम है, दीदी का भैया का एग्ज़ाम है, तो वो लोग नहीं समझते। वो लोग क्या करते, हमेशा की तरह जाके वो लोग डिस्टर्ब करते। तो थोड़ा सा सिबलिंग डिस्ट्रैक्शन से भी कभी भी बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे जाके पढ़ लो नहीं बोलना, यानी आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ के पढ़ो नहीं बोलना। बच्चे हमारी आई साइड में रहना, हमारे नज़रों के सामने रहना पढ़ते हुए भी। इसलिए कि ऊपर अगर जाके पढ़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि पढ़ेंगे वो, या उनके पास मोबाइल है तो फिर वो पढ़ेंगे। तो लिहाजा बच्चे हमारी, अक्सर ये जुमला कहा जाता है ना, बच्चे नज़रों के सामने होना, ये बहुत बड़ा अच्छा कीमती मुहावरा है। और बच्चों के साथ ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करना जिससे वो पंक्चर हो जाए। जैसा गाड़ी जब पंक्चर हो जाती है टायर तो आगे नहीं बढ़ती गाड़ी। बहुत सारे वालिदैन बच्चों के साथ पंक्चर लैंग्वेज यूज़ करते, यानी उनकी हवा खारिज कर देते। उनका जो मोटिवेशन रहता, जो जज्बा रहता, उसको ज़ीरो कर देते, कम कर देते। मिसाल के तौर पे मैं एक इंटरमीडिएट की लड़की से बात कर रहा था। अब वो बच्ची से मैं बात कर रहा कि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, कोई पढ़ने में जुस्तजू नहीं है, हाजिरी में नहीं है। तो मैं उनसे पूछा कि भाई क्या वजह है, क्या है? तो उन्होंने बोले नहीं साहब, मेरा जो है रस्म हो गया है, बस इम्तिहान जैसे ही लास्ट पेपर होगा दूसरे तीसरे दिन मेरी शादी होने वाली है। तो लिहाजा अब उनके घर में वो शादी की अहमियत है, बच्चे की रिज़ल्ट की, परफॉर्मेंस की अहमियत नहीं है। जबकि अगर मेरे से कोई सवाल करे, अगर लड़की को या लड़के को, ख़ास तौर से लड़की को सिनफ़ नाजुक कहा जाता है। सिनफ़ नाजुक का मतलब ये है कि लड़की मर्द आदमियों के मुकाबले में वीक बनाई गई है। ये कुदरत की मसलियत है, वो बेहतर जाने। तो लिहाजा औरत को, लड़की को मजबूत कर सकती है तो तालीम ही मजबूत कर सकती है। तालीम की बच्ची को ज़िंदगी में किसी भी मरहले पे, किसी भी शक्ल में, एक तो बहैसियत माँ जितनी तालीम याफ्ता रहेगी, बच्ची जो है उतनी उसकी जो नस्ल है उतनी बेहतर होगी।
इसीलिए अब क्या है, मुसलमानों का बड़ा अलमिया ये है, फ़िलवक्त लड़के हमारे तालीम में पीछे है और लड़कियां आगे। जो हिजाब का मसला है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बाज़ बिरादरी को तकलीफ़ हो रही है कि लड़कियां जो है बड़ा आगे चल रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं और बड़े बड़े रैंक्स ला रहे हैं, तो कैसे उनको पीछा करना, ऐसी साजिशें हो रही हैं। तो लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं, ये सबको मालूम है कि लड़कियों में ज़्यादा जज्बा है, उन लोगों में ज़्यादा जज्बा है, उनको अपनी सेफ्टी, वो लोग देखते हैं रोज़ाना अपने घरों में, ख़ानदानों में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह वो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं मर्द आदमी, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका इस्तेसाल कर रहे हैं, जहेज़ के नाम से, उसके नाम से, इसके नाम से। अगर लड़की तालीम याफ्ता रहेगी तो वो ख़ुद अपने अंदर ताकत रहेगी। हमारे पास 100 स्टाफ मेंबर्स काम करते स्कूल और कॉलेज में, उसमें ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर पूरे लेडीज़ हैं और उनमें तकरीबन तमाम लेडीज़ के स्टोरीज़ हैं, मैं जो यहाँ पर नहीं बोल सकता, उनको बाहर निकलना पड़ा। तो कभी भी लड़की को किसी न किसी वजह से, बावजूद हम लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन कभी ना कभी खुदा ना खास्ता बच्ची हमेशा बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ चैलेंज। तो उसके लिए लड़की को पहले, अब शादी की उम्र भी बढ़ाई गई है, 18 तो थी 21 की गई है। गवर्नमेंट का कहना अलग है, जो भी उसके वाक़यात हैं, लेकिन अब 21 साल से पहले, अभी तो कानून अभी मंजूर नहीं हुआ है वो, लेकिन जब मंजूर हो जाएगा तो 21 साल से पहले लड़कियों की शादी करें तो दूल्हे को जेल है, दुल्हन को जेल है, काजी साहब को जेल है, शादी खाने वाले को जेल है, बारातियों को भी जेल है। तो लिहाजा वो जेल का कानून अपनी जगह पर, लेकिन लड़कियों का तालीमी तौर पर मजबूत होने के बाद शादी करना, पहले उनको तालीमी तौर पर मजबूत करना, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा जहेज़ अगर मेरे से अगर पूछे तो मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में ये कहूँगा कि लड़की जो है एजुकेशनली ताकतवर है ना, वो हर किस्म के चैलेंज को, अपने बच्चों का चैलेंज हो, शौहर का चैलेंज हो, खुदा ना खास्ता ससुराल का चैलेंज हो, या और भी हादिसात हो, या और कुछ भी हो, किसी भी किस्म का चैलेंज वो जो है बर्दाश्त कर सकती है। वो कभी कमज़ोर अपने आप को महसूस नहीं करेगी, हमेशा अपने को स्ट्रेंथ महसूस करेगी, ताकतवर महसूस करेगी। तो असल जो ताकत है वो लड़कियों को तालीम से, तो इसीलिए कभी भी बच्चियों के साथ, मैं 10th क्लास की लड़कियों से बात कर रहा था कि क्यों भाई हमारे घर में 10 बस बोलते हैं, बस। पहले 7वीं जमात धोबी का हिसाब लिखने आया तो बस बोलते हैं, अब तो हर काम कंप्यूटर से करना है। तालीम और ज़्यादा ज़रूरी हो गई पहले के मुकाबले में। तालीम मुलाजमत के लिए नहीं है, तालीम लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा 10वीं जमात की तालीम, इंटर की तालीम कोई माने नहीं रखती अब आजकल। हम जब 10वीं जमात पास हुए थे तो पूरे बड़े पैमाने पे गुलपोशी हुई थी। हमारी उम्र के जो भी लोग थे, ऐसा नहीं कि सब मेरे साथ ही हुआ है, बड़ी बात होती थी 10वीं जमात पास करना, इंटर पास करना बड़ी बात, ग्रेजुएट बन गए तो बड़ी बात, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए तो और बड़ी बात। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रोड पे जैसा पुलिस वाले चेक करते, ऐसा अगर चक्कर है तो तकरीबन ग्रेजुएट्स मिलेंगे। मुसलमानों में कम है, आम दूसरे में अगर देखेंगे तो मुसलमानों में क्या हो रहा है, तालीम बीच में तर्क कर दे रहे, ग्रेजुएट भी नहीं बन रहे, सिर्फ 100 में 4 ग्रेजुएट बन रहे, बाकी ये लोग नहीं बन रहे, मुलाजमत के लिए शादियाँ वगैरह हो जा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। तो लिहाजा बच्चों के साथ हमेशा मोटिवेशनल ऐसी गुफ्तगू करना कि एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, एक वालिद साहब आगे बढ़े, साहब काहे को टेंशन ले रहे साहब, आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, बच्चा 10वीं जमात तक पढ़ा तो बस है, पास होना भी मेरे को ज़रूरी नहीं है साहब। बच्चे के सामने बोल रहे, बच्चा 10वीं जमात पास हो दो मैं हो दो साहब, मेरे को उसका टेंशन नहीं है, सिर्फ ये 10वीं तक भी पढ़ा तो बस है। क्योंकि मेरी किराना दुकान है, मैं बोला मैं आपकी जगह पे होता तो मैं आप जैसा बोल रहे थे ना, मैं कुछ दूसरे तरीके से बोलता। दोनों बोले कैसा बोलते थे, ज़रा सर बोल के दिखाओ।
मैं बोलता था कि मियाँ मैं किराने की दुकान चला रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तुम शॉपिंग मॉल चलाना। ये होता है हवा भरना। आप जो गुफ्तगू करें बच्चे के साथ वो हवा निकालने की गुफ्तगू करें। तो कभी भी बच्चों के साथ हवा निकालने वाली गुफ्तगू न करना, उनके जज्बे को उभारने की गुफ्तगू करना, तभी बच्चों का रिजल्ट आता, वरना नहीं आता। और दूसरी चीज़ है कि चूँकि बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिहाजा उनको कुछ फ्री टाइम होना चाहिए, कुछ फैमिली टाइम होना चाहिए, कुछ तफरी होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन ख़ास तौर से मेरी वालिद हजरात को जो आवाज़ पहुँचेगी, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो फैमिली टाइम हफ्ते में संडे के दिन उनका फैमिली का टाइम होना चाहिए, दोस्तों का टाइम, कारोबार का टाइम नहीं होना चाहिए। आप लोग तायद करते हैं मेरे जुमले से? यकीनन करेंगे। इसलिए कि अक्सर बीवियों को ये शिकायत है, ख़वातीन को ये शिकायत है कि शौहर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। बच्चों को भी शिकायत है। इसीलिए हफ्ते में एक बार जब छुट्टी होती उस दिन पढ़ना करना बंद, छुट्टी। बच्चों को कहीं ना कहीं अपने बजट के हिसाब से सबसे कम बजट तो तफरी ज़ू है। इत्तेफाक से हमारे से सबसे ख़रीब जो है, लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे ज़ू में वक्त गुजारते। हम फैमिली के साथ हफ्ते में एक मरतबा ज़ू को भी अगर चले गए, ज़ू का टिकट मैं समझता हूँ 20 रुपये है, बिल्कुल सस्ती तफरी ज़ू की। फैमिली के टाइम जाके स्पेंड करें बच्चों के साथ, उसके बहुत बड़े माने होते हैं। आपकी फैमिली का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। बच्चों में इतनी एनर्जी, रिचार्ज होते बच्चे 8 दिन के लिए। जैसे हम फ़ोन रिचार्ज करे बगैर नहीं निकलते, तो इस तरह से रिचार्ज हो जाते एक हफ्ते के लिए बच्चे। तो ये टाइम हम तवज्जो करना चाहिए। और जब बच्चे पढ़ते ना तो उनके बाजू बैठना, कंपनी प्रोवाइड करना। हम कोई अखबार पढ़ना या और कोई तरकारी काटे तो तरकारी काटना, लेकिन उनके बाजू बैठ के करना। इससे बच्चों को ये लगता है कि हमारे वालिदैन हमारा साथ दे रहे हैं। कंपनी प्रोवाइड करने का मतलब साथ दे रहे हैं। इसके बड़े बच्चों को पढ़ने के लिए बिस्तर पर, सोफ़े पे नहीं पढ़ना चाहिए। आदमी बिस्तर पे अगर बैठा तो थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती, दिमाग को मैसेज चले जाता है कि सो जाओ। सोफ़े पे अगर बैठ के पढ़े तो थोड़ी देर के बाद में लंबे हो जाते। सोफ़ा जो है रिलैक्स होने की जगह का नाम है। तो इसीलिए हर बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चों को कुर्सी और टेबल प्रोवाइड करना चाहिए। हर घर में कुर्सी तो होती है, अगर टेबल भी कम से कम, छोटा टेबल जो उधर कोने में रखा हुआ है, कम से कम 2 बाई 2 का इतना टेबल तो बच्चों को पढ़ने के लिए। टेबल और चेयर होने से बच्चे 4-4 घंटे भी आसानी से बगैर थकन के पढ़ते। जैसे बच्चे सुबह से शाम तक फर्नीचर पर बैठ के पढ़ते, तो इसी तरह से पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सी होना और लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट भी आजकल टेबल लैंप आ रही है, वो टेबल लैंप भी जो है ऐसी है कि रिचार्ज वाली आ रही है, उसको आप चार्ज कर देते, करंट चले भी गया। क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में करंट बार चले जाए, तो ऐसी लाइट उनको मिले जो जिस तरह से मोबाइल से रिचार्ज करते हैं। आजकल सब चीज़ें इस तरह की आ रही है चार्ज करने वाली, तो चार्ज करने वाली लाइट अगर उनको मिल जाए तो वो टेबल पर उनको पढ़ने के लिए बड़ा, लाइट जाने से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों को जैसा मैं बोला कि आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ के पढ़ो, जहाँ पर हमारी नज़र नहीं पहुँच रही है, मना करना चाहिए। बच्चों को फ़ीस का टेंशन नहीं होना चाहिए। अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहा है। मेरे तजुर्बे में ऐसा भी हुआ कि एग्ज़ामिनेशन अब 9 बजे से है तो 8 बजे आगे ठहरे हुए हाल टिकट के लिए। अगर बच्चों को हाल टिकट का टेंशन अगर ऐसा हो जाए तो बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते। तो इसलिए जो भी फ़ीस का मामला है, या क़ब्ल उस वक्त, अभी तो आपको इस बार ज़्यादा वक्त मिल रहा है, तो जो भी फ़ीस का मसला है उसको आप पहले कर लीजिए। बच्चों को एग्ज़ाम के वक्त में फ़ीस का टेंशन रहने से भी बच्चों के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और एग्ज़ाम के दौरान में बच्चों को तवज्जो बहुत ज़्यादा देना, दूसरे कामों को छोड़ना, बच्चों के एग्ज़ाम के साथ रहना, एग्ज़ाम के दौरान में उनके साथ रहना और बहुत ज़्यादा तवज्जो करना उनके ग़िज़ा पर, कहीं उनकी तबीयत बिगड़ रही क्या, नींद बराबर हो रही नहीं हो रही, डिस्टर्बेंस हो रहा क्या, ये तमाम चीज़ें। और एग्ज़ाम के दौरान में नाइट आउट्स नहीं करना। बच्चे
नाइट आउट का मतलब ये रहता कि रात भर जगते, ये समझ के जगते कि हमारे को एग्ज़ाम अच्छा लिखना है, लेकिन दूसरे दिन उल्टा हो जाता। क्योंकि यहाँ पर हर साल इंटर का एग्ज़ाम सेंटर रहता, 10th का एग्ज़ाम सेंटर रहता, हर एग्ज़ामिनेशन में 2 बच्चे तो चक्कर आ जाती और वॉमिटिंग शुरू हो जाती, लेकिन पेट में कुछ रहता नहीं, निकलता नहीं कुछ। अगर निकल गया तो कम से कम सुकून हो जाता, लेकिन पेट में रहता नहीं, खाना नाश्ता नहीं करके आते। मेरे को मालूम है सब क्यों होता। मैं पूछता हूँ उनसे, आप नाइट आउट करे थे क्या? तो हाँ सर, नाइट आउट करे। रात में नाइट आउट करने से नींद नहीं होने की वजह से वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता, मतली होना शुरू हो जाती, तो बच्चे नाश्ता नहीं करते, बगैर नाश्ते के एग्ज़ाम को आते। अब दिमाग में दिमागी काम है एग्ज़ाम लिखना, पढ़ने से ज़्यादा एग्ज़ाम लिखना तो और टेंशन का काम है। बच्चे एग्ज़ाम के नाम से ही टेंशन में आ जाते, तो पेट में उनका होना, वो भी अच्छी नाश्ता होना ज़रूरी है। तो बच्चे एग्ज़ाम के दौरान में नाइट आउट्स नहीं करना और नाश्ता करना, और 6 घंटे की कम से कम नींद होना बच्चों के ज़रूरी है। और बच्चों को हॉल टिकट ले जाने के लिए, हॉल टिकट जैसे आ जाए उसके कॉपीज़ कर लेना, घर में भी रखना। अगर कोई बच्चे हॉल टिकट भूल के चले गए एग्ज़ामिनेशन सेंटर को, तो टेंशन नहीं लेना। बच्चे सेंटर छोड़ के घर को आ रहे हॉल टिकट के लिए, वालिद यहाँ पे गाड़ी पे ला के छोड़ के चले गए, वालिद निकल के चले गए, आप बच्चे के पास देखिए हॉल टिकट भूल के आ गए, टेंशन। वो जो टेंशन रहता वो पूरे एग्ज़ाम को बर्बाद कर देता। हॉल टिकट की एक कॉपी कॉलेज में हमारे पास भी रहती। ऐसी सूरत में वो वालिद, यहाँ पर हमारे स्टाफ के पास फ़ोन रहता, वो वालिद को फ़ोन कर सकते, एक आधे पौन घंटे का काम का वक्त दे सकते, कोई भी कॉलेज वाले दे सकते। कॉलेज में भी, सेंटर पे भी उनके हॉल टिकट रहता, उनकी फ़ोटो रहती, उसे वेरीफाई करके उनको बिठा सकते। एक घंटे के टाइम तक भी कोई दूसरे लोग लाके घर में जो भी अवेलेबल है वो लाके हॉल टिकट दे सकते। ये बात बच्चों को बताना उनको। एग्ज़ाम के दौरान में सेंटर पर ले जाना और लाके छोड़ने के मामले में एहतियात करना। वो खलेरे भाइयों से, तायरे भाइयों से, फुफेरे भाइयों से बच्चों को नहीं भेजना एग्ज़ाम के लिए। ये तजुर्बे में मैं देख रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। एक वालिदा बिगड़ के बोले, अरे साहब मेरे बहन का बच्चा है वो, आप क्या समझ रहे, कोई गैर समझ रहे क्या? यही तो मसला है। जितने भी ऐसे मसले होते उसमें सब कजिन्स ही रहते, खलेरे तायरे, जिसको नामहरम करार दिया गया है। शरीयत में नामहरम लोग लड़कियों के साथ नहीं जाना चाहिए, जो महरम है वही जाना चाहिए। और अगर एग्ज़ामिनेशन में हमारी बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, अक्सर क्या प्रॉब्लम होता, अब लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज है, पहले क्या होता था गर्ल्स कॉलेज का गर्ल्स कॉलेज ही सेंटर बनता था, अब वैसा नहीं है, बॉयज़ भी आ जा रहे। और ये लड़कियों को कोई ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, इधर एक लड़का बैठा हुआ है, उधर एक लड़का बैठा हुआ है, सामने एक लड़का बैठा हुआ है, पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। लड़के पढ़ के नहीं आते, लड़कियों को सताते रहते एग्ज़ामिनेशन में बैठ के। सताना इस हद तक के करते, बुरखा भी पकड़ के खींचते, उनका पैड पकड़ के भी खींचते। अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा तो जो भी, वैसे तो स्टाफ को बोलना चाहिए, लेकिन अभी रूल ये है कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन में हर सेंटर पे कैमरा रहता। अगर ऐसा बच्ची के साथ अगर हो रहा है तो बच्ची का एग्ज़ामिनेशन चले जाता, बच्ची डिस्टर्ब हो जाती। तो लिहाजा अगर कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हमारी बच्ची के साथ ऐसा अगर कोई हो रहा है तो फौरी उनके ज़िम्मेदार को बोलना चाहिए, बोल के उसका इलाज करना चाहिए। हम देखते रहते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, अगर किसी बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम जो करना है हम हमारे तजुर्बे में करते, हम बराबर करते। लेकिन कहीं होता होगा कहीं नहीं होता होगा तो एग्ज़ामिनेशन के दौरान में हमारा जाना इसलिए भी ज़रूरी है। ऑटो में बिठा के भेजे तो बेचारा ऑटो वाले जाके ऑटो अंकल को बच्चे बोलेंगे कि मेरे को बोलती नहीं बच्ची तो पहले प्रॉब्लम बराबर की, तो कोई जाके बात करने वाला ज़िम्मेदार नहीं रहता। तो इसलिए हम ज़िम्मेदार लोग जाने से ये फ़ायदा होता है। वालिद अगर एग्ज़ामिनेशन के पीरियड में छुट्टी ले ले, काम को आगे पीछे कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, या भाई। और बगैर नाश्ता करके एग्ज़ामिनेशन को नहीं जाना। एग्ज़ाम होने के बावजूद भी हॉल टिकट को हिफाजत से रखना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आखिरी में फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये चूँकि मैरिजेस का सीज़न भी है,
शादियों का सीज़न भी है, तो कौन से शादी में जाना चाहिए, कौन सी शादी में नहीं जाना चाहिए, ये सब बहुत देख के करने की जाने की ज़रूरत है, सेलेक्टिवली जाने की ज़रूरत है। और बच्ची का जो एग्ज़ाम है वो एक लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट है, ऐसे फंक्शंस बहुत आते रहेंगे। तो लिहाजा मैं ऐसे तजुर्बे में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा हूँ जो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन नहीं बल्कि जो स्कूल के एग्ज़ामिनेशन होते, होम एग्ज़ामिनेशन रहते या फेस जो रहते उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। एक तजुर्बा मैं आपके सामने बोल के बात ख़त्म करता हूँ कि एक बार मेरे पास वालिद साहब आए, आगे बोले कि साहब बच्चे को जो है थोड़ा सा उनका एग्ज़ामिनेशन था दोपहर में, तो मेरे से रिक्वेस्ट करे कि आज आप बच्चे का एग्ज़ाम सुबह में ले सकते क्या। वो एग्ज़ाम कौन सा था, कोई हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ऐसे वगैरह कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं था, टेस्ट का एग्ज़ाम। मैं बोला कि भाई क्यों, क्या ज़रूरी है। नहीं, हम लोग करीमनगर जा रहे हैं शादी में। मैं बोला किसकी शादी है, तो उन्होंने बोले मेरे बड़ी बच्ची की शादी है। तो मैं बोला आपकी बड़ी बच्ची की शादी है और आप बच्ची को स्कूल भेजे हैं क्या। नहीं साहब, हाँ मैं भेजा हूँ। तो मैं बोला भाई आपकी जगह बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भेजते ऐसा। नहीं साहब, हमारे पास हम लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं ऐसा, तो लिहाजा हम ऐसा नहीं करते। तो सिर्फ एक गुजारिश है, मैं बड़ी खुशी के साथ वो टीचर को बोला कि चूँकि ये बच्ची जा रही है, पेपर आपका आउट होने का कोई मसला नहीं है, आप ये बच्ची का एग्ज़ाम ले लो। वो बोले कि करीमनगर जा रहा है, करीमनगर जाने के लिए 4 घंटे बस का इंतज़ाम है, बस जो है 1 बजे कुछ निकलने वाली है। अगर आप सुबह में एग्ज़ाम लेंगे तो ये बच्ची दोपहर में लंच करके फिर हम लोग साथ जाना चाह रहे हैं। अब वालिदैन अगर इतनी फ़िक्र करने वाले होंगे तो ज़ाहिर है उनके बच्चे भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो लिहाजा अब हमारे पास एक 10th क्लास की बच्ची थी, वो लड़की की मामू की शादी थी, वो लड़की के मामू की शादी थी। वो बच्ची 1 महीना स्कूल को नहीं है, वो भी जनवरी के महीने में नहीं है, आज से 2 साल पहले पैंडमिक में करीब में घर था। स्कूल से फ़ोन जा रहा तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, फ़ोन रिसीव कर रहे भी तो उलट पलट जवाब दे रहे। हाँ भाई घर में फंक्शन है, हमारे को नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे को मालूम है, आप ज़रा मेहरबानी करके फ़ोन मत करो स्कूल को। अब बोला नहीं भाई ये बता दो कि इनको एग्ज़ाम, हाँ एग्ज़ाम तो देंगे, क्यों नहीं देंगे एग्ज़ाम, हम फीस जमा कर दिए, एग्ज़ाम तो देंगे। तो मैं ज़रा मालूम करा आसपास वालों से, तो उन्होंने बोले कि वो लड़की के मामू की शादी है, वो बच्ची का मामला ऐसा कर रहे हैं जैसे कि सरपरस्त ये बच्ची है और ये बच्ची को ही पूरे इंतजाम करना है। अभी जो दूसरे एग्जाम्पल दिया मैं, घर में बड़ी बहन की शादी है और छोटी बहन स्कूल को आई, और वो भी कोई बड़ी जमात नहीं, 5वीं जमात, 5th क्लास की लड़की थी वो। तो लिहाजा फंक्शंस में मेरा मामला, अपना तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जहाँ जाना ज़रूरी है, बस जहाँ ज़रूरी समझता हूँ। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ज़रूरी गैर ज़रूरी, मेरे को शादी में रुखे ला के 4 रुखे दे रहे मेरे को, तो आपके जो भी करीबी दोस्त हैं उनको ला लो, क्योंकि वहाँ पे बोले इतने लोग आ रहे हैं दावत में, दावतें हम खा रहे हैं और दावतें हमारे को खा जा रही, मुसलमानों की कौम को दावतें खा जा रहे। हैदराबाद के दावतें, शादी खाने पूरे मुल्क में बदनामी का ज़रिया बने हुए हैं कि लाखों रुपए लोग जो है खाने पे खर्च कर दे रहे। अब क्या कर रहे हैं लोग, जो है गैर ज़रूरी ज़रूरी सबको दावत में बुला रहे हैं। जितना ज़्यादा भीड़ खाने की लगाए, जितनी ज़्यादा भीड़, जितना बड़ा शादी खाना उतना बड़ा मियार। तो इसलिए मैं हर दावत में नहीं जाता, दावत में घर से खाना खा के जाता हूँ, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को वक्त पे खाना रहता, इसीलिए मैं मगरिब के जल्द खाने का आदी हूँ, तो मैं खा लेता हूँ। अब दावत में अगर गया कोई ज़रूरी दावत में, तो लोगों को मालूम है मैं खाने की एक्टिंग करता हूँ, खाता नहीं, और क्या खाना है क्या नहीं खाना बस उतना ही खाता हूँ। अब बाजू वालों को बोल देते हैं देखो भाई आपको मेरी वजह से परेशानी नहीं होना, आप करिए, मेरा खाना हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि दावत में जहाँ ज़रूरी जाना है बस घर से खाना खा के जाना, अगर ये और भी लोग कर सके तो बहुत अच्छा है, ताकि जल्द अज जल्द मिल के मुलाकात करना। जाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शादी में जाना ताल्लुक़ात ख़त्म कर देना, हदीस है ताल्लुक़ात को बरकरार रखना है, शादी ब्याह के मौके पे जाना है दावत। मगर लोग क्या कर रहे हैं, गैर ज़रूरी सब लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठा करके शो ऑफ कर रहे हैं। तो लिहाजा बच्चों को ये डिस्ट्रैक्शन से बचाना, अगर एक दिन अगर शादी में बच्ची शरीक हुई तो उसके 2 दिन बेकार हो जाते। और शादियों में जाना है, पहले की वजह से शादियों में जाना नहीं,
पहले ऑटो लाओ, चलो बुलाओ बैठो, ऐसा नहीं है। शादी की तैयारी बहुत पहले से करना पड़ रहा है। औरतों की तैयारी तो मशहूर है कि वो लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। और एक शादी में अगर 3-4 ख़वातीन हैं एक घर के, तो कितने पैसे खर्च हो रहे शादी में जाने की तैयारी में। हम लोग को तफसीलात बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, पेट की बर्बादी, नींद की बर्बादी, दूसरे दिन की बर्बादी। तो लिहाजा उससे बचने के लिए जितना बचा सकते हैं हम अपने बच्चों को बचाइए, ताकि हमारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है। और कभी कॉलेज से फ़ोन अगर आए तो बाद पेरेंट्स ऐसे हैं बड़े सख्त लहजे में जवाब दे रहे थे। लेक्चरर जो है, असातिज़ा, टीचर्स बहुत इज़्ज़तदार लोग होते हैं। जजेस रेस्पेक्ट करते टीचर्स की। अगर उनका कोई केस अगर चले जाए तो जजेस रेस्पेक्ट करते। टीचर इसलिए कि वो जज भी जो बना हुआ है किसी टीचर की वजह से बना हुआ है। अगर कोई डॉक्टर बना है तो किसी टीचर की वजह से बना हुआ है। अगर कोई साइंटिस्ट बना हुआ है तो इसीलिए हर आदमी टीचर की रिस्पेक्ट करता। तो इसीलिए कभी भी हम अगर टीचर से अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में अगर बात करना, ऐसा नहीं कि रफ़ लैंग्वेज में बात करना। ख़ास तौर से अगर कोई बच्ची स्कूल को नहीं, कॉलेज नहीं आ रही वगैरह है, इस तरह के अगर कोई कॉल आता है तो हमारा मंशा ये रहता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसलिए कि बच्चों का ज़्यादा वक्त जो है घर में गुजरता है कॉलेज के मुकाबले में। तो घर में वो लोग किस तरह से पढ़ रहे, क्या कर रहे, उनके लिए फ़िक्रमंद। ये गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज में शरीक करें। गवर्नमेंट कॉलेज में तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आपको अंदाज़ा है ना। आपकी एक तवक्कुआत है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी नज़र में हमारा अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पे शरीक करें। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चे का अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दें, लेकिन सिर्फ लेक्चरर्स की बस की बात नहीं है। ये एक मुश्तरका काम है, पार्टनरशिप है, पेरेंट्स और कॉलेज की पार्टनरशिप है। ये दोनों मिलके अगर बच्चों के लिए करें तो इसका बच्चों का रिज़ल्ट हमारा अच्छा आ सकता है। अगर मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरी है तो यही छोड़ के जाइए, साथ लेके मत जाइए। चूँकि मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी उम्र के 37 साल बच्चों को पढ़ाने में गुजर गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में भी जो तजुर्बात की बातें होती हैं वो अगर आपके काम आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पर ठहरना और आपका वक्त निकाल के यहाँ पर आना, ये सब जो है फ़ायदेमंद रहेगा। अब जो मर्द हज़रात नहीं आए हैं, इसकी वीडियो हम शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप में। बच्ची के वालिद जो यहाँ पर किसी वजह से नहीं आए, उनको आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट, हो सकता है कि 1 घंटे का ये मेरा लेक्चर हो गया होगा, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सअप मैसेज है 2-3 मिनट का, 4 मिनट का। अगर वो मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो उनको भी अंदाज़ा होगा। तो लिहाजा आप अपने घर वालों को भी तवज्जो दिलाइए कि वो मेरी इस गुफ्तगू को, बावजूद ये कि वो आज मीटिंग में नहीं आए हैं, वो सुने, तो इससे बच्ची के रिज़ल्ट को बेहतर करने में मदद मिलेगी।